मतलब कलाकारी देखो, क्रिस्टीन वाला कि साला गुल का डिब्बा मिलेगा, उसमें कुछ बारूद डाल के बम बना दो इसमें। मतलब ये है कलाकारी। पंचर ही साटेंगे, ट्यूब है, इसमें कुछ जेल डाल दे, विस्फोटक हो जाए। बियर की बोतल बम नहीं बन पाए, इसमें क्या करो, इसमें पेट्रोल डाल के और एक वो बत्ती बनाकर फेंक दो, कितना मजा है। आप पास उस तरह है तो आप सोचोगे शेव कर लेते हो, गला काटे, काफिर का गला भी इससे काटा जा सकता है। गड्ढे में ही बैठे कुदाल है तो आप बोले गड्ढे में है, इसमें सीढ़ी बना के निकलते होता नहीं, पहले यार गला काट देते हैं। देशद्रोही की बात करें तो मुसलमानों को तो वहां का नाचना चाहिए था कि यार जो भारत का देशद्रोही है उसकी वहां का घोषणा होना ही चाहिए। वो तो नहीं नाच सकता ना। अब उसने क्या कहा कि अब्दुल हमीद को खुद लग गया, अच्छा है तो मेरे लिए गाया जा रहा है ना, तो भाई अपने ऊपर लोगे तो फिर तो यही होगा। ये लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जो आपका अपना पुत्र है, जो आपका अपना सगा बेटा है, एक घड़ी को हो सकता है कि वो आपको बचाने के लिए लेट आए, लेकिन ये जो वीएचपी वाले, बजरंग दल वाले ना, ये सबसे पहले आएंगे। जो गोधरा है ना, उसका उत्तर गुजरात ही है। आप देख लीजिए कि आप गुजरात में कितने सालों से दंगे वंगे कुछ वैसी स्थिति नहीं हुई है, उसका रीजन सबको पता है। ठीक है, तो हम साल हो गए। हाँ, हम यहाँ पर तो पॉइंट यही आ जाता है कि आपको प्रतिकार करना है। अगर आपके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, आपकी बार आप 500 गए हो, अगली बार 2000 जाइए, अगली बार 4000 जाइए। घर कितना टूटा फूटा सा है, इवन उसकी रेलिंग, उसके झंडा खींचने से रेलिंग गिर गई है, लेकिन उसके घर में बंदूक थी। और मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे बड़े बड़े आलिशान घर भी होंगे तो उसमें आईफोन तो मिल जाएंगे, लेकिन भिंडी काटने का चाकू भी ढंग का नहीं मिलता है। ये वही मुसलमान है जो अपने मंचों से कहते हैं कि क्या एक गाय के लिए एक मनुष्य को मार दिया जाएगा। अबे क्या एक झंडे के लिए एक मनुष्य को मारा जा सकता है? हैं? राम गोपाल हो, कन्हैया लाल हो, चाहे किशन भरवाड़ हो और चाहे हर्षा हो, ये कोई भी हो, ये इसी प्रकार से जाते रहेंगे। और उनको पता लग गया कि जब तक हम सामूहिक हत्याकांड नहीं करेंगे, हिंदू रिटेलिएट नहीं करेगा। सिंगल सिंगल पे कोई पूछता नहीं है। नहीं, पहले कहता है कि मैंने भारत को प्रूफ दे दिए हैं। हाँ, वो तो पहले बोला था, उसके बाद बोला कि क्या प्रूफ दिया, तो बोला कि नहीं, हम कहां से प्रूफ देंगे भाई, आपने मारा है, आप प्रूफ दो ना भाई। केजरीवाल आरोप सारे लगाऊंगा, सबूत कुछ नहीं दूंगा। वहां का राहुल गांधी प्लस केजरीवाल है। नहीं, वो माहौल बनाऊंगा, रात भर प्रूफ दूंगा। भाई निज्जर कोई प्लम्बर नहीं था। हमारे प्लम्बर साहब का अपमान है अगर आप निज्जर को प्लम्बर बताओगे तो। हो सकता है प्लम्बर बन के गया हो, जॉनी सिंस भी प्लम्बर बन के जाते हैं, तो क्या पता ट्रूडो साहब के घर में प्लम्बर बन के गया हो। और ट्रूडो साहब खुश हो, ट्रूडो ने पिज्जा का पैसा न दिया हो, ये भी हो सकता है। ट्रूडो ने बोला पैसे क्या लेना, आप मजे ले लो थोड़ा सा। मजे नहीं है, काइंड में ले लो भाई। नमस्कार दोस्तों, 28वें संस्करण में आप सबका स्वागत है। जो हम लोग चालू कर रहे थे उसी पे चर्चा करते हैं कि क्या ये सही में यूपी पुलिस के इमेज पे ये दाग नहीं है कि ठाई ठाई वाले युग में हम लोग नहीं पहुंच गए कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम क्षेत्र बोल करके एसपी साहिबा ने बचाव किया था, बचाव ही करना है, ये बकलूली है, विशुद्ध बकलूली है। भारत में मुस्लिम क्षेत्र क्या होता है? हाँ, तो उसमें टांग में मार दिया तो उस एसपी के हिसाब से तो बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन यूपी पुलिस के जो मानदंड हैं अपराधियों को लेकर के, कि चाहे विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है और अन्य तरह के, जैसे मेन बात तो ये थी कि गुड्डू मुस्लिम था, वो वाला हो जाता है, या असद है, अतीक है, ये सब जो है। तो आप लोग का क्या मतलब, ये जब न्यूज आई तो आप लोग की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? बहुत मतलब अफसोस हुआ मुझे तो, और मैंने कहा कि यार देखो, ये जो आपने बात की ना कि मुस्लिम क्षेत्र, देखो मुस्लिम क्षेत्र जो है ना 1947 में हो चुका था। वो मुस्लिम क्षेत्र था, मुस्लिम क्षेत्र दे दिया गया था। अब ये भारतवर्ष का क्षेत्र है और इसमें हिंदू बहुल है। अगर कोई ये कहने लग जाए कि मुस्लिम बहुल है, इसमें तुम ये नहीं कर सकते, तो यार भारत एक हिंदू बहुल है। अगर हम चाहें तो पता नहीं क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं। दूसरी बात, इसमें ना एक और दूसरा पर्सपेक्टिव आप जरूर जोड़ो, जो इसमें ये खबरों को आगे से काट करके और पीछे पीछे का दिखा रहे हैं कि नहीं उसने झंडा उतारा तो कैसे बख्श देंगे, इसको आप रखना अवश्य। मेरे को बड़ा मतलब ये लगा कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करने के बावजूद उन्हें भाग रहा हो और वो उसके लोडेड वेपन के साथ भाग रहा हो, पुलिस को उस टाइम पे खतरा हो, और उस टाइम पे भी एक चीजें कह करके और पूरी छवि को और मुसलमानों को कि ये भड़क ना जाए, कहीं ना कहीं तो बैक ऑफ द माइंड यही रहता है ना कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखो, एक तो सीधा हिंदुओं को कायर समझना
कि हिंदू तो कुछ करेगा नहीं, भले ही बहुल में हो, और मुसलमान हावी हो जाएंगे। उस तरीके से सारा का सारा ये डैमेज कंट्रोल करते हुए जो पुलिस का रोल अदा हुआ है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें कुछ घूसखोरी की मुझे बू आती है। तो योगी जी को इस पे सबसे पहले एक हाई कमीशन की कमेटी कुछ बनानी चाहिए कि इस तरीके के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनकी जांच पहले हो। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक और मतलब समस्या कह ले या जो भलमनसाहत उनकी कह लीजिए, अधिकारी अपने हिसाब से चला रहे हैं स्टेट को। ये आप जो भी भाजपा के लोग हैं या जो भी योगी जी के भी जो हितैषी लोग हैं ना, वो भी कहते हैं। अभी एक और हुआ था ये पार्क वाला जो इशू हुआ था कि भाई पिछले बार भी तुमने रोका था, वो बंदा कूद फांद करके गेट से चला गया था। जयप्रकाश नारायण को मतलब उनसे जो भी निकले हैं सब साले चोर डकैती नेता निकले हैं उनके टाइम के, जो भी एक भी ढंग का नहीं निकला, एक भी ढंग का नहीं निकला, और उसको माल्यार्पण करने जा रहे हैं उस आदमी के पास, जबकि ऑफर था प्राइम मिनिस्टर बनने का। उसने बोला कि नहीं, जब मैं वो कर लूंगा मेरे पूरे मूवमेंट का मतलब ही समाप्त हो जाएगा, तो उसने ठुकरा दिया इस टाइप का। तो इस पे थोड़ा सा बताइए कि क्या अधिकारी जो है इस तरह से नचा रहे हैं, उच्छृंखल हो गए, या आपको लगता है कि नहीं जिस तरह से एनकाउंटर हुआ वो उचित है, उतना ही होना चाहिए था? भाई देखो, एनकाउंटर का तो अब जैसे ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, अखिलेश यादव कल आए हैं सामने, और एक पूरा जो वर्ग है उसका यही कहना है कि भाई फेक एनकाउंटर है, गलत एनकाउंटर किया है, इस तरीके का वो नैरेटिव उछल कर चला रहे हैं। लेकिन जब उस लड़के की मृत्यु हुई है, मिश्रा की मृत्यु हुई है, तो एक शब्द भी उन लोगों के मुंह से नहीं निकला। तो ना एट टाइम्स यहाँ पर बैठकर, जैसे पॉलिटिकल लोगों की अपनी मजबूरियां होती होंगी, लेकिन यहाँ पर बैठकर मुझे लगता है एट टाइम्स के स्टैंड ले लेना चाहिए। स्टैंड ले लोगे, क्योंकि ये तो लोग तो स्टैंड ले रहे हैं। अगर आप उनके साथ खड़े हो जो हत्यारे हैं, स्पेसिफिकली खड़े हो गए हो उनके साथ बेशर्मी के साथ, तो आपको क्या दिक्कत है भाई स्टैंड लेने में? तो वो स्टैंड जो होता है वो मेरे ख्याल से इस साइड के जो पॉलिटिशियन हैं, जिनको राइट विंग पॉलिटिशियन कहा जाता है, जो भी है, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, उनको भी ले लेना चाहिए। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वोट ही बढ़ेंगे। नहीं, देखो वोट की बात नहीं है, मुझे इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि कन्हैया लाल के जो हत्यारे थे उनको बेल मिल गई यार, वो बाहर घूम रहे हैं, न्याय नहीं होगा। स्पष्ट तैयारी यदि देखा जाए तो जिस बाप ने 2 बच्चों को कंधा दे चुका है, जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई है, जिसका मतलब आगे पीछे कोई लेने देने देखने वाला तलक नहीं है, मैं कह रहा हूं कि उसके साथ न्याय नहीं होगा। अगर हो सकता तो अभी हो सकता, नहीं तो अब आगे हमें उम्मीद है नहीं। आगे तो आप हमें बस ये अफसोस ही जताएं, ट्वीट करेंगे कि लो जी आज उसको बेल मिल गया, आज उसको बेल मिल गई। अगर आप पूरे आंकड़े और सारी चीजें देखोगे ना, तो ये एनकाउंटर राज जिसको कहा जा रहा है, जब से वो आया है उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है वो सुधरी है। आप छिनैती से लेकर, बलात्कार से लेकर, मर्डर से लेकर कोई भी चीज देख लीजिए, 50-50, 70% क्राइम गिरा है। बिल्कुल। तो जब इतना क्राइम यदि किसी एक्शन, और ऐसा नहीं है कि आपने 1000-2000 एनकाउंटर करे उसमें सारे मारे ही हैं। एक बेसिकली जितने भी लोग मारे, जैसे अब विकास दुबे था, विकास दुबे ने क्या किया था, गांव में आप प्रशासन पर गोलियां चलवा रहे हो देश के, ठीक है, पुलिस वालों पर गोलियां जाकर के मार। और वो भी उसमें भी जो ये ब्राह्मण एंगल लेके आ रहे थे लोग, वो जो पुलिस वाले मारे गए थे उसमें कई ब्राह्मण थे, ठीक है, और कौन मार रहा था? तो ये जो सारे एंगल है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश के अंदर किए गए हैं उससे कानून और व्यवस्था बहुत सुधरी है। उससे, और कानून व्यवस्था सुधरने से क्षेत्र के अंदर क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट आई है। अभी आप सपना देख रहे हो कि भाई हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, और ये सब ये ऐसे ही नहीं देख रहे हो। अब जहां तक वो बहराइच वाले मुद्दे की बात आती है, मैं इसमें जब मैंने वो महिला पुलिस ऑफिसर थी उसके मुंह से सुना मुस्लिम क्षेत्र, वंदना शुक्ला जी, तो मेरा दिमाग उस समय, मैं इस चीज में घुसने लगा कि साला मुस्लिम क्षेत्र बनता है, उसके इधर हिंदू क्षेत्र है, इधर हिंदू क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मंदिर है, बीच में मुस्लिम क्षेत्र है, ठीक है, जिसको मुस्लिम क्षेत्र कहा जा रहा है सो कॉल्ड। तो इधर से बंदा निकल रहा है, यात्रा निकाल रहा है, और इसे सी क्षेत्र में जाना है, बीच में मुस्लिम क्षेत्र पड़ रहा है, ठीक है, वो बनाया गया है, आर्टिफिशियली कन्वर्ट किया गया है। अब आप कह रहे हो कि यहां से निकलो मत क्योंकि ये तो मुस्लिम क्षेत्र है। और ये घटना है ना, ये आपको 1875 के आसपास की भी घटनाएं मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब
कोई यात्रा निकल रही है, उस पे पथराव चल रहा है। ये मतलब एक्सपीरियंस देखिए इनका, 150 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें। जो मैं बता रहा हूँ, ये 1875 के आसपास की भी घटना है जो रिकॉर्डेड है, जो कि अंग्रेजी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के ही अंदर, यहाँ बहराइच के आसपास कोई क्षेत्र है वहां पर रिकॉर्ड की है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी हुई है। हाँ। 1875 के आसपास। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो मुस्लिम क्षेत्र का तरीका है बनाने का, वो ऐसा होता है। अब आप कह रहे हो कि मुझे ए क्षेत्र से सी क्षेत्र में जाना है और बी क्षेत्र बीच में पड़ रहा है, तो क्या साला उड़ के जाएगा आदमी? घूम के जाए। पिछले से पिछले कावड़ यात्रा में क्या हुआ था, ये सीलमपुर वाला जो एरिया है, आपके तो बहुत तो सीलमपुर वाला जो एरिया है भाई साहब हाँ, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे कावड़िया निकल रहे थे, इन्होंने ऊपर से थूकना शुरू कर दिया कावड़ियों के ऊपर, और कावड़िए वहां पे ऐसे भिड़ते हैं फिर कि भाई ये हमारी यात्रा खंडित करती है हमारी, तो हम तो पिछली बार की बात है। अरे इस साल तो लगने ही नहीं दिया वहां पे कैंप, इस बार लगा ही नहीं। हमने जो कवरेज की थी अभी पिछले साल की थी, उससे पिछले साल की थी, उसमें मांस के लोथड़े फेंके गए थे, बिल्कुल फेंके गए थे। तो पॉइंट यही आ जाता ना, आप कह दोगे साला मुस्लिम क्षेत्र है, पुलिस वालों के कहने की बात है क्या भाई? साला तुम कह रहे हो मुस्लिम क्षेत्र, फिर तो हिंदू राष्ट्र घोषित करो ना। बिल्कुल, तो ये तो हिंदू बहुल है ना, हर क्षेत्र हिंदुओं का है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। अगर इन्हें छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान ही बनाने हैं, तो फिर 47 में क्या बैठे थे यहाँ से? नहीं, 1947 में क्या करवाया फिर? सही बात है, गए तो नहीं। हाँ, पाकिस्तान बना लिया। अरे जान नहीं दिए गांधी नेहरू ने। आपका इनका नारा था, क्या नारा था? एएमयू में क्या नारे लगते थे? लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। अब हंस के कैसे लेंगे? जब यहाँ पे रहेंगे तभी तो लेंगे। कितने 4-4.5 करोड़ मुसलमान थे, गए कितने? 74 लाख। हाँ। अच्छा ये बता दो, तमिलनाडु से एक मुसलमान गया? नहीं गया। आंध्र से, तमिलनाडु से, आपका अरे यार यूपी बिहार से नहीं गए, यूपी बिहार वाला जो बॉर्डर लगता है। हाँ, वे नहीं गए। हरियाणा से तो गए ही नहीं। नहीं, वो मेवात वाले जा रहे थे, वो गांधी बैठ गया, उन्होंने तो साफ करे। जो हमारा जो यहाँ का झज्जर गुरुकुल है ना, तो वहां के एक स्वामी जी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई चले जाओ, उन्होंने कहा हम तो नहीं जाते, बुलाओ। फिर 70s में बांग्लादेशी पाकिस्तानी बुला कर जिनके वीजा समाप्त हो गए थे, उनको बसाया गया था, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर यहाँ 8-10 जिलों को मिलाकर एक पाकिस्तान बनाने का प्लान बनाया था। और उस टाइम पर इंदिरा गांधी कहती थी इस बात को कि पाकिस्तानियों का हाथ है इस सब चीज के पीछे। फिर जब मुरादाबाद वो ईदगाह वाले दंगे हुए कि ईदगाह में सुअर घुस गया, पीएससी ने गोलियां मारी, ये सब चीज हुई, उसके बाद जाके इनके दिमाग से फितूर हटा है, और आज तक रोते हैं उसके लिए ये। फिर तो वही तो कि शुरुआत ये करते हैं, खत्म हमें करना पड़ता है, फिर साला वो दशकों तक रोते रहते हैं। मुझे लगता है वही टेक्निक उत्तम है। हाँ, कि एक बार 59 कारसेवकों को जलाओगे तो उसके रिपरकशंस हैं, हमें उदाहरण बनाने पड़ेंगे, लेकिन अब बन नहीं रहे। कन्हैया लाल का नहीं बना, हर्षा का नहीं बना, इंडिविजुअल डेथ्स का अभी तक नहीं बन रहा है। हाँ, ये नहीं बन रहे हैं। उस इंडिविजुअल का पहले भी नहीं बना था कभी। हाँ, अभी भी नहीं बनेगा। अभी जैसे दिल्ली राइट्स हुए थे, तो उसमें भी स्टार्ट इन्होंने किया था, प्लानिंग में इनकी बहुत अच्छी थी, एसिड के पाउच जो है, और वो लॉन्चर जो है वो रखे हुए, राजधानी स्कूल जो था मुल्ले का ही था संभवतः। हाँ, तो उस पे लगा मोबाइल लॉन्चर बना रखे ठेले, मतलब कलाकारी देखो। फिलिस्तीन वाला मॉडल था पूरा। गुल का डिब्बा मिलेगा, उसमें कुछ बारूद डाल के बम बना दो इसमें। मतलब ये है कलाकारी। पंचर ही साटेंगे, ट्यूब है, इसमें कुछ जेल डाल दे, विस्फोटक हो जाए। बियर की बोतल बम नहीं बन पाए, इसमें क्या करो, इसमें पेट्रोल डाल के और एक वो बत्ती बनाकर फेंक दो, कितना मजा है। यार मदरसों में देखा आपने विस्फोट होते हुए, मुस्लिम के घरों में, आपने बंगाल में देखा, बिहार में घर के घर बैठ जाते हैं। प्रैक्टिस ही तो चल रही होती है वहाँ। पत्थर देखो, पत्थर कहाँ से आते हैं? उद्योग है ना, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। हाँ, अब क्या है गर्वित की पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे वीडियोस आए हैं बहराइच को लेकर के। स्टार्ट में केवल ये आया कि वो बंदा चढ़ करके और रेलिंग तोड़ करके और झंडा बदल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब खाली इतना ही इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो एक प्रश्न हमारे मन में भी आता है कि क्या जरूरत थी। मतलब जा रहे थे, डीजे बजाया, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पत्थरबाजी का जवाब पत्थरबाजी दे सकते हो, या ये अकेले बंदे को ऊपर भेजना और ये करना। फिर पता चलता है नया वीडियो से कि नहीं भाई,
उन लोगों के उसी पर्टिकुलर घर से 3 बार पत्थरबाजी, बिल्कुल और उससे दुर्गा माता का जो है हाथ जो है वो खंडित हो गई थी, मूर्ति खंडित होती है। उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं चढ़ो, इसका मतलब सिंबॉलिक है, हाथ तोड़ा हम तुम्हारा झंडा उतार देंगे, ये हुआ। इसके बाद फिर जस्टिफिकेशन का एक दौर चलता है कि नहीं वो तो चढ़ के झंडा तो फिर, और इस बार तो मोदी जी 2 चादर भेजेंगे अजमेर, इस हिसाब से मतलब सर्वर ने कह ही दिया इस बार, कहा है कि नहीं भाई ये तो ऐसे ही होना ही था। उसके बाद अब कल एक वीडियो आई जिसमें उसको जब गोली लगी है, हाँ वो सामने का ही है बिल्कुल, वो आया हो अल्लाह, बच्चा देखो कितना खुश हो रहा है वीडियो बनाने वाला बच्चा। यार वो पैदा होता है तो मुझे लगता है कि गर्भ में ही कुछ व्यवस्थाएं ऐसी कर दी जाती है कि उनको गोली जो देखिए आयरन की गोली की जगह पे आई थिंक कारतूस निकलवाते हैं, कुछ निकलवाते हैं, डालते हैं, जो भी है निगलवाते हैं। अच्छा निगलवाते हैं आप बोल रहे हो, जो भी है। तो ये वो सीख करके आता है मुझे लगता है पेट से। जैसे हम लोग में सीख करके कौन है, अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना, अधर्म के विरोध में जो है युद्ध के लिए निकला और उसने जितना सीखा, राम नाम सीखा, और हम लोग बच्चों को मंत्र सिखाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्या है कि गर्दन ऐसे काट दो, ऐसे करके ज्यादा वीडियो तड़पेगा, वीडियो आते हैं, और मारेगा तो एकदम नारायण तकबीर जो चिल्ला दो, और वही वीडियो है। तो ये मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, वी हैव एनफ एविडेंस। वीडियो चला भी ग्राफिक हो जाएगा अगर अच्छा वो छोटा बच्चा है डिमोनेटाइज कर देगा, डिमोनेटाइज तो यूट्यूब वैसे भी करना ही है। एक रिस्क ले लेंगे हम लोग, साइड में हम बिना आवाज के चला देते हैं, और वो बच्चे का फेस ब्लर कर देते हैं। हाँ, तो बच्चे तक इसमें इस तरह से उन्मादित हैं। तो इतने जब वीडियो आते हैं तो क्लैरिटी आ गई है कि भाई गलती किसकी थी, कहाँ पे क्या था। भाई देखो इसमें दो चीजें मैं बोलता हूँ। एक तो ये जो अभी आपने बच्चे वाली बात बोली, ऐसे काट, बच्चे नहीं है वो लगा तो देना। मेरी तो थी वो मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, ठीक है। काफी मुस्लिम बच्चे आते थे स्कूल में, हिंदू बच्चे भी थे, मुस्लिम बच्चे भी थे, बराबर की संख्या थी। तो एक दिन 2 बच्चे वहां पे बात कर रहे थे, दोनों मुस्लिम बच्चे थे, और ईद का समय था, मतलब ईद बीती ही थी, बकरीद, और दोनों आपस में जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, अरे यार तेरे वो जो हमारी वाली बकरी थी वो उसको मैंने ऐसे काटा, वो इतना कूद रही थी, तड़प रही थी, ऐसा मजा आ गया भाई देख के। वो छोटा सा बच्चा है, मतलब मम्मी प्राइमरी को पढ़ाती थी, तो वो फर्स्ट सेकंड में होगा, थर्ड में होगा। वो कह रहा मजा आ गया भाई देख के, इतना कूद रही थी ये वो। दूसरा कह रहा है अबे तेरी वाली तो कुछ नहीं कूदी, मेरी वाली तो इतनी कूद रही थी, जो उसका फिर सिर ऐसे गिरा है, मजा आ गया वो देख के। तो ये उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है दूसरी के बच्चे की, ठीक है। सुन ली कॉन्वर्सेशन, उनसे पूछा तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं आता, मतलब जब ऐसे बकरी के साथ हो रहा होता है, वो तड़प रही होती है, तो कह रही नहीं हम तो ताली मार के मजे लेते हैं। तो ये बच्चे की मेंटालिटी वहीं से बदल जाती है कि भाई जब 6 महीने का 6 साल का होता है ना, तो कुटेगा आज, उनके हाथ से कटवाया जाता है, उनके हाथ से कटवाया जाता है, और उसका ब्लड है ना वो माथे पे और इस पर सब पे लगाया जाता है। तो वहीं से वो सब चीजें उनको सिखाई जाती है। तो आपने वो अफरीदी की पिछले से तो मेरे ख्याल 5-6 साल, अफरीदी की बेटी वो मुंडी लेके ऐसे हंस रही है वो यार देखो क्या है ना, इसमें मेरा मानना ये है कि इट इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन यू आर कंज्यूमिंग। जो आपके सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है उसके अनुसार आपके विचार बन जाते हैं। ठीक है, हम जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, हमारे घर में वो छोटे बच्चे होते हैं, वो चींटी भी मर जाती है, उसको बोलते हैं भाई क्या कर रहा है, वो जीव हत्या है एक तरीके से, इस टाइप से बोलते हैं कि क्यों चींटी को मार रहा है ना। तो जब आपके सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जिस हिसाब से जा रहा है और जो आप कंज्यूम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब जो रिलीजियस सॉफ्टवेयर भी नहीं, उसको क्या बोलते हो आप लोग, अरे सोर्स कोड, हाँ जो भी है सोर्स कोड में समस्या है भाई। तो वहीं पे समस्या है सारी, वहां से जो निकल रहा है। ये जो बच्चों वाली जो आपने बात कही है ना, मुसलमानों में बच्चों को किस प्रकार से रेडिकलाइज किया जाए ना, उसके लिए अलग ब्रेन वॉशिंग सिस्टम है। बिल्कुल, आपने अपनी बुक में लिखा भी है। हाँ, कि बच्चे को किस तरीके से डराना है। तो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट, जो थॉट प्रोसेस होता है ना, उसमें घुस करके, उसी ट्यूब में घुस करके उसी तरीके से डराना। तो आज अगर वो भले ही योगी मोदी को गाली दे रहे हो, पर योगी मोदी अंत नहीं है उनके लिए।
वो फिर वो खत्म होकर के हम लोग रिप्लेस हो जाएंगे वहां, फिर कोई और रिप्लेस हो जाएगा, बस उनकी नफरत बदस्तूर जारी रहेगी हमेशा। करीब 17 मिनट का ये वीडियो वायरल हो रहा था ट्विटर पे। तो उसमें भाई साहब कोई आए वहां से पाकिस्तान से ही, कहते कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं तो बड़ा खुश हूं। आप ये साबित किए, रैशनैलिटी से साबित कीजिए कि मुझे रिलीजन क्यों फॉलो करना है। अब वो रैशनैलिटी तो खैर भूल ही जाइए वहां। वो कहता है कि भाई किताब है, किताब के अंदर लिखा हुआ है कि यदि आप मुसलमान होकर नहीं मर रहे हैं तो आप जहन्नुम में जाएंगे, जहन्नुम में जलेंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मान लीजिए आपने 1 खून किया तो भी आपकी सजा 1 बार फांसी है, 50 खून के तब भी 1 बार फांसी है। जहन्नुम में ऐसा नहीं है। आप मुसलमान नहीं मर रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर जाएंगे आप, आपकी खाल 1 बार जलेगी, आपकी खाल दोबारा वापस आएगी, फिर जलेगी, फिर वापस आएगी, और मिलियंस ऑफ टाइम्स आपको ऐसी सजा मिलेगी। तो यार पता है शरीर ना उसके लिए आदी हो जाता है, फिर उसको मजा आने लग जाता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको पता है कि 51वीं बार फिर से जिंदा होना है। मैं कह रहा हूँ साला ऐसे डरा रहा है लोगों को सामने, जो अब बच्चे भी सुनते हैं भाई, बच्चे नहीं बैठते। अगर किसी में थोड़ा सा भी लॉजिक होगा ना, आप जो बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली हम लोग जब लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें एक आता है, अल्बेर कामू एक राइटर, मिथ ऑफ सिसिफस करता है। 2 मतलब ग्रीक माइथोलॉजी में 2 लोग हैं ऐसे, एक सिसिफस है, एक प्रोमीथियस है जी। प्रोमीथियस ने क्या किया था कि देवताओं से आग चुरा करके सामान्य लोगों को दे दी थी। अब इसके कारण उसको इटर्नल पेन की सजा मिल जाती है। उसका क्या था कि तुम्हें एक माउंटेन के पहाड़ के शिखर पे लटका दिया जाएगा और तुम्हारा लीवर जो है ना वो दिन भर चील आकर के खोद खोद के खाएगी और तुमको असहनीय पीड़ा होगी, और रात में तुम्हारा लीवर फिर ग्रो कर जाएगा। ये चलता रहेगा। सिसिफस वाला क्या था कि उसको एक बहुत बड़ा बोल्डर जो है पहाड़ के नीचे से ले जाना है और शाम ढलने से पहले उसको ऊपर रखना है। अगर पहुंचा दिया तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सिसिफस का फेट क्या है कि वो कभी भी पहुंच नहीं पाता है शाम होने से पहले, वो रोल बैक होके नीचे आ जाएगा। कामू का यही कहना था कि किसी ने ये सोचा कि वो एक्चुअल में एंजॉय कर रहा है, तो और उसके क्या लाइफ बात का है? यही पर्पस हो गया, यही हो गया भाई रोज होना है। जा रहे हैं। हमारे नाना एक कहानी सुनाते थे, तो उसमें होता था कि एक देवी थी, उसको खुश करने के लिए एक व्यक्ति क्या करता था, कड़ाहे में कूद जाता था, वो पक जाता था, वो देवी उसको खा लेती थी, तो हड्डियां बचती थी, फिर उसके सिर पे हाथ रखती थी, उसको जिंदा कर दी थी और बोलती थी कि मांग तुझे क्या मांगना है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मांगता था। तो इसको देखते देखते एक बार उसका नौकर जो होता है वो पीछे से देख लेता है। अब वो आता है अगले दिन, उसको पता है कि वो जिंदा होगा, तो उसने अपना यहाँ चीरा मारा, उसमें मसाले भरे और कढ़ाई में कूद गया। अब वो माता ने खाया उसने, देवी ने, अब वो खुश होगी। उसने कहा यार ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, उसको जिंदा कर दिया। उसने बोला तुझे क्या चाहिए? बोला सबसे पहले तो इसको खत्म कर। पहले तो इसको खत्म कर। उसने खत्म कर दिया, बोला तेरा वरदान कंप्लीट हो गया। अगले दिन फिर आया, फिर अच्छे अच्छे मसाले लपेटे, बेसन वेसन लगाया, कूद गया। फिर उसको और मजा आया, तो उसने कहा अब तुझे क्या चाहिए? अब उसने धनेश्वरी मांग लिया, और वो डेली आवा कूद दे, और उसको पता है कि यार वही होना उसका। तो भाई ये ना 50-51 बार फांसी चढ़ाओ चाहे कुछ करो, साला हमारा तो एंजॉय आ रहा है भाई डेली के डेली। क्या ही चल रहा भाई। हम लोग बहुत भटका हो चुका है, काफी भटक चुके हैं आज के युवा। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के भयों से बाहर निकलो यार, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ भाई। देखो भय तो इस बात से होना ही नहीं चाहिए, ये नरक जहन्नम फनम ये कुछ नहीं है भाई, होगा ही नहीं, ये है ही नहीं। पहली बात तो ये प्रूव करके दिखा कि तुम वो है। जन्नत में केवल हिंदू जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, ये प्रूव्ड है। और तेरे को क्या पता कि वहां पे तुम चले गए हो नरक में, या जहां पे भी चले गए, जिसको तुम जन्नत बोल रहे हो, वहां पे यमराज बैठे हो, तो चित्रगुप्त लइयो क्या चित्रगुप्त, क्योंकि आज तक किसी ने वापस आकर बताया ही नहीं है। चित्रगुप्त लइयो इनका भाई खाता। हमारे वालों ने तो बताया, सबने बताया भाई, जितने भी वापस आए, कौन से धाम में कहां पे, हमारा तो लिखित है। अरे चिताओं में से उठे हैं लोग, चिताओं में से उठे, और छोटा सा बच्चा बता रहा है कि भाई मेरा ऐसे हुआ, फिर मैं ऐसे भटका, फिर मैंने बदला लिया। अभी तक भी देख लो ना आप, कितने सारे वीडियोस हैं। मुसलमान में आप देखो, किसी ने भी पुनर्जन्म की कोई कहानी नहीं सुनाई। पुनर्जन्म हो गया तो मुसलमान बता नहीं। अभी क़यामत का दिन तो आया नहीं। तो वही ना, तो हो सकता है कि जिसको वो जन्नत कह रहे हो, वहां पे चित्रगुप्त को कह रहे हो यमराज के भाई साहब लाओ इनका भाई खाता लाओ, देखते हैं। वो कह रहा है हमारी फिरकी ले ली, दे रैपट पढ़ रहे हो उसमें, तो ठीक है।
अच्छा, अब उसमें जो मूल प्रश्न था, मूल प्रश्न में जो था, आपने कहा कि वो ऊपर चढ़ा, जो नैरेटिव बनाया गया कि ऊपर चढ़ा झंडा तोड़ने का प्रयास, चढ़ा ही क्यों। अब इसमें ना आप थोड़ा सा केवल 1 साल पीछे आ जाओ, यहाँ जहांगीरपुरी में आ जाओ, यही नैरेटिव जहांगीरपुरी में भी बनाया गया, हमारा तो झंडा तोड़ दिया था, हम क्या करते हैं, हमें तो पत्थर मारना ही पड़ेगा। और पीछे चले जाओ, यूपी में ही 2-3 जगह पे हुआ था, गुजरात में हुआ था नवरात्रि के दौरान, उन्होंने तो जी हमारे उसको झंडे को उतार लिया था जी, मस्जिद के आगे ये नाच गाना कर रहे थे जी, तो हमें तो पत्थर मारना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। मध्य प्रदेश में भी सेम ही चीज हुई थी कि इन्होंने ये हटा लिया था, झंडा हटाया था जी। उससे पहले क्या हुआ उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। यहाँ पे अभी वीडियो अवेलेबल है तो लोगों को पता चल गया। हर जगह की वीडियो अवेलेबल नहीं होती है तो लोगों को उतना पता चलता नहीं है। नहीं तो जनरली, और ये अंबेडकर ने अपनी बुक में लिखा है कि जब भी ये लोग हिंदू जो है प्रोसेशन निकलता है और आसपास कोई मस्जिद आ जाती है तो वो उनके ऊपर पथराव करते हैं। और 1920s की बात कर रहे हैं भाई। आप ऑलमोस्ट हर जगह हो अब। कहां से निकाले हम, ठीक है। तो ये अंबेडकर अपनी बुक में लिख रहे हैं। अंबेडकर हिंदुत्ववादी थे क्या? अंबेडकर जय श्री राम वाले थे क्या? और मैंने यहाँ पे सुना, ये जहांगीरपुरी में ये चीज सुनी मैंने, उन्होंने बोला कि माता वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये जय श्री राम वालों को ही दिक्कत होती है। मैंने कहा ये दोनों अलग अलग होते हैं क्या? माता वालों को मतलब जो जय माता दी बोलते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, जय श्री राम वालों को दिक्कत नहीं। अरे अभी एक ने लिख रखा है कि हम जब जय भीम करके अपनी अंबेडकर यात्रा निकालते हैं तब तो हमें तो कोई पत्थर नहीं मारता। ये हिंदुओं को ही क्यों प्रॉब्लम होती है? भाई वो वही लोग सुनो जो जय भीम वाले बोल रहे हैं ना, वो अंबेडकर ने लिखा है कि मुसलमान जो है ये मस्जिदों के आसपास अगर कोई हिंदुओं का प्रोसेशन निकल भी जाए और शांतिपूर्ण प्रोसेशन भी हो, उसमें इतना सा नाच गाना कुछ ना हो, तब भी वो पथराव करते हैं। नहीं, मैं भेज दूंगा आपको क्लिप, वो क्या नाम, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अंबेडकर की झांकी निकली थी, उसमें पथराव हुआ और कूटे उनको पकड़ के। अरे कितने दलितों को घोड़े पर से नहीं उतारते मुसलमान। कितने दलित हैं जो अपनी शादी, मतलब ऐसे तो बहुत सारे आपके यूपी में ही ऐसे डीजे बजाते हुए जा रहा था शादी में जा रहे हैं, मस्जिद के आगे से मारा है उसको। मुरादाबाद में कूटा है, आजमगढ़ में ऐसे ही हाल हुए हैं, घर का घर जला देता पूरा। ठीक है, तो ये वाली बकैती तो भाई तुम दो मत के हमारा झंडा उतार रहे थे इस वजह से हमने, ये बहुत हो गया भाई। ये अंबेडकर से लेके गर्वित भारद्वाज आ गया है और कहानी तुम्हारी चेंज नहीं हुई है। और साला कौन सा ऐसा प्रोसेशन है, आपने परशुराम जयंती से लेकर गरबा से लेकर दुर्गा पंडाल से लेकर कौन सा छोड़ा भाई? गरबा पे वो देखा असम का लड़का क्या बोल रहा है वीडियो में? असम का नहीं, वो रोहिंग्या है। रोहिंग्या है और बोल रहा है कि हम तो आए हैं लड़कियों के छाती को उछलते हुए देखने के लिए। 2023 के मैंने माँ की देख ले, उसको देखो, और बाप को भी देखते ही हैं। हाँ, ये वो तो हाँ देखते भी हैं यार, होता भी है इनके हाथ। और बाप की जो आप बात कह रहे हैं ना, इनके तो बहुत सारे ऐसे हैं कि वहां पे बॉल्स रख के और वो खुद नंगा ऐसे नाचते भी हैं इनके पुरुष, तो देखा मैंने। अगर वो झंडा उतारने नहीं चढ़ता ना तो कहते डीजे बजा। हाँ, डीजे नहीं बजता तो कहते कि नहीं नारे लगा रहे थे। अरे नहीं लगते, डीजे सॉन्ग भी बता दिया इन्होंने। डीजे का सॉन्ग था कहीं और का। इन्होंने क्या कहा कि भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ का घोषणा, ये वाला गाना चला रखा था, जबकि वो वहां पे था ही नहीं। अब बताओ, तुम तो माँ की घोषणा करते हुए ऐसे गाने चला रहे हो, तो कैसे माँ का तुम झांकी निकाल रहे हो? भाई ये तो मुहर्रम पे खुद भी करते हैं। अबे यार, तो देशद्रोही की बात करें तो मुसलमानों को तो वहां का नाचना चाहिए था कि यार जो भारत का देशद्रोही है उसकी माँ का घोषणा होना ही चाहिए। वो तो नहीं नाच सकता ना। अब उसने क्या कहा कि अब्दुल हमीद को खुद लग गया, अच्छा ये तो मेरे लिए गाया जा रहा है ना? तो भाई अपने ऊपर लोगे तो फिर तो यही होगा। सॉल्यूशन क्या है इसमें ना? एक एनसीईआरटी की बात को कोट यहाँ पे करना आवश्यक है। एनसीईआरटी में ना भाई ये लिखा हुआ था, अभी तो हटा दिया गया है वो, पर अभी तक ये भाजपा एनसीईआरटी में एडिट भी कर रही है। हाँ, काफी सारी चीजें काफी नई बात पता चली मुझे। तो एनसीईआरटी उन्होंने तो ये कहा था कि हम तो जेरो जबर का भी फर्क नहीं लाएंगे। काफी एडिटिंग हुई है, मुगलों से रिलेटेड चैप्टर्स भी हटे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया हुआ है। बट इसमें एक चीज जो अभी तक लिखी हुई थी एनसीईआरटी में स्पष्ट तौर से, क्या लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का निर्माण केवल इसलिए हुआ है क्योंकि मुसलमान जो हैं वो इबादत पसंद लोग होते हैं, और वो जब इबादत करते हैं
तो हिंदू लोग वहां से अपने प्रोसेशन निकालते थे, उनकी इबादत में खलल पड़ता था। अरे वाह। जिसके कारण उनकी इबादत में खलल पड़ने के कारण उनको लगा कि अब हमें दूसरा देश ले लेना चाहिए ताकि हम इबादत ढंग से कर सकें। तो पाकिस्तान की डिमांड आई, अदरवाइज पाकिस्तान में डिमांड ही नहीं थी। इबादत करना है मस्जिद में कर लो, उसके लिए देश काहे बना रहे? नहीं, वो यही कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने वो प्रोसेशंस निकालते थे और वो इबादत दीवार और गए फिर भी नहीं साले, गए फिर भी नहीं। मेन बात तो ये है, मेन बात तो ये है ना, जो मुस्लिम गया फिर भी नहीं है। एनसीईआरटी ये लिख रही है, ये सोचो। नहीं तो उसमें मिक्सचर के पैकेट से उत्पन्न लोग वहां पे बैठ करके इतिहास लिख रहे थे, शाहजादा सलीम टाइप के। वो जो 5 शिक्षा मंत्री रहे हैं, अच्छा किसी ने आंख खोल के देखा ही नहीं कि सारा लिखा क्या है, और बच्चे उसको घोट घोट के पी रहे हैं। अच्छा हुआ कि हम एनसीईआरटी से सीबीएसई से नहीं पढ़े। होता है ना, जब आदमी रोटी की लड़ाई में लग जाता है ना, वो यहाँ ध्यान नहीं देता। आप रोटी की लड़ाई में थे, हमारे बाप दादा माँ बाप जो हैं सबने रोटी की ही लड़ाई लड़ी है। अब हमारी वो थोड़ी सी लग्जरी की लड़ाई आ गई है तो हम ये सब सोच पा रहे हैं। नहीं तो आप सोचो, अगर आप उसी लेवल पे होते, अभी सारा परिवार जो है एक हमें घर मिला हुआ है, उस घर में हम रह रहे हैं, छत है, रोटी का सोर्स है, चलो कुछ भी नहीं हुआ तो खा तो लेंगे ही, इतना तो है। पर अगर ये हमें कमाना खाना पड़ रहा होता तो हम कमाने खाने में लगे होते। कौन ये बातें करता? मिडिल क्लास बहुत कम था देश के अंदर। मिडिल क्लास ये सारी बातें अधिकांशतः करता है। मिडिल क्लास उस समय बहुत कम था देश के अंदर। जब ये सारे शिक्षा मंत्रियों वाली बात कर रहे हो ना, तो 80% लोग तो गरीब थे, 65% एब्जेक्ट पॉवर्टी में थे, अति दरिद्र। कहाँ? और जो सरकार थी वो एब्जेक्ट पॉवर्टी को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि बढ़ रही थी वो पॉवर्टी। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि जब हम मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं ना, तो वो एब्जेक्ट पॉवर्टी में भी उसी डायरेक्शन में सोच रहा होता है। हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि भाई चलो अपना ये, हमारे पास गुल का डब्बा है तो हम सोचते हैं दांत इससे मल लेंगे। वो सोचता है यार ये गुल फेंक के इसमें बारूद लगा देते हैं। उसके पास, आप पास उस तरह है तो आप सोचोगे शेव कर लेते हो, गला काटे, काफिर का गला भी इससे काटा जा सकता है। गड्ढे में ही बैठे हो, कुदाल है तो आप बोले गड्ढे में है, इसमें सीढ़ी बना के निकलते होता नहीं, पहले यार गला काट देते हैं। तो वो जो है ना वो ठीक रहेगा। मतलब वो सोचता है कि ये गड्ढा तो यार ये मृत्यु लोक है, हमें जाना है जन्नत में 35 फीट की हूरें होंगी जिसके 135 के, तो उसके आप किस डायमीटर के होंगे जो उछलते हैं। आप सोचिए, जो बंदा धरती पे इतना छोटा छोटा मतलब उछलते हुए देखना चाह रहा है बेचारा, या अपनी माँ बहन का देखता होगा, आप सोचिए जन्नत में जाए कितना, उस पे तो क्रिकेट मैच खेल लेगा, वो स्टेडियम होगा वस्तुतः। और वहां वास्तव में स्टेडियम लेकर नहीं, वहां वो वास्तव में गुफा के अंदर घुस के वहां पे ना जो गारे में जो हीरा खिलता है वहां बैठ करके तो वो भी बन सकता है 40 दिन के अंदर। बिल्कुल, जिसने सारी अवधारणाएं दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक का तो मजार भी है, एक की मजार आपने देखी है? वो भाई वो 20-30 फीट लंबी है वो। वही है कि मुझे लग रहा है स्पीड ब्रेकर बना रहे तो उठा करके ले आएंगे। नहीं, उसने अपने मन के अंदर सोच लिया मैं भी इतना लंबा हूँ तो मैं भी वहां जाकर ना थोड़ा इक्वालिटी, मेरे को सीढ़ी थोड़ी छोटी लेनी पड़ेगी वहां जाने के लिए, वहां तक पहुंचने की सीढ़ी थोड़ी छोटी लेनी पड़ेगी। अरे ये सीढ़ी से मुझे याद आया, राजस्थान में तो एक मुल्ला पकड़ा गया था, उनने ऊँटनी के पीछे सीढ़ी लगा रखी थी, है ना? अभी मतलब सीढ़ी भी होगी ना तो तुम सोचोगे छत पे चढ़ूंगा, वो कहेगा मैं ऊँटनी पे चढ़ूंगा। जाके नायक ने कहा भाई है ना भाई, उसका पर्पस सॉल्व हुआ। आप गड्ढे से बाहर निकलना चाहेंगे, बोलेगा सीढ़ी लगा के उसमें दीवार में एक छेद कर ले। समझ रहे हो? उसका वो मतलब वो है बेचारा। साइलेंसर वाला वीडियो देखा आपने? गाड़ी का साइलेंसर है, वहीं शुरू हो गया। रेत का ढेर बनाया, उसमें शुरू हो गया। क्रिएटिविटी। अच्छा, ये क्रिएटिविटी यहीं आती है, उसके अलावा सुई नहीं बनी, उसके अलावा जो गाड़ी का वाइपर होता है ना वो नहीं बनाई। सारी क्रिएटिविटी यहीं। अब बोल देंगे अलजबरा हमला है, भाई बोल मत देना भाई, बहुत धोएंगे नहीं तो। फर्जी बात है, कुछ नहीं लाई है। इनफैक्ट जो ये
मुगल आर्किटेक्चर ये सब आधा इन्होंने पर्शियन उठाया उधर से, ईरान का जो पुरानी सभ्यता थी वहां की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई तुम जहां थे वहां क्यों नहीं कोई स्ट्रक्चर ढंग देख लो ना, कोई नहीं है पुराना तो। मतलब इनकी सबसे पुरानी जो बिल्डिंग है, हाँ मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो देख लो। हाँ। वैसा हमारे यहाँ मतलब बहुत अति प्राचीन काल टाइप में देखेंगे, मिट्टी के हम लोग बनाया करते तो हजारों वर्ष पहले उस तरह। अरे दूसरी मंजिल चढ़ानी नहीं आई इनको आज। हाँ, अब तो एक ही क्या बात कर, ये तो गलत बात है। नहीं ये हर जगह दूसरी मंजिल ही चढ़ा रहे हैं। सेकंड बेस। अच्छा, एक और मजेदार बात कि अभी तो इनकी और फिरकी ली जा रही है। आपने वो देखा मुरब्बा जो बन रहा है? हाँ। यार मुरब्बा का स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। हाँ। लगा देना आप यहाँ पे फोटो, और उसमें वो सारी चीजें होंगी। उसके अंदर मतलब दारू होगी, उसके अंदर टॉयलेट्स भी होंगी, और मतलब हिंदुस्तानी मुसलमान मरा जा रहा है कि मुझे हज पर जाना है, मुझे वो चूमना है जाके वहां। और अरे यार वो तो उसी स्ट्रक्चर को लेकर वही है, सेम वही है बिल्कुल। मुरब्बा जो बनाया उन्होंने, नाम मुरब्बा है वैसे उसका, पूरा मॉल है वो। क्या नाम है उसका? मुरब्बा ही नाम है उसका, मॉल का नाम। हाँ मॉल का नाम मुरब्बा। एक लुलू था, हाँ एक मुरब्बा है। मुरब्बा लुलू बिल्कुल यूं चकोर उठाया, बिल्कुल लुलू बहुत बड़ा ब्रांड है। अच्छा। ऐसा यार मैं कह रहा हूँ, वो कितने मजे ले रहे हैं इन लोगों के। मैं तो सलमान तो एक्स मुस्लिम हो गया है। नहीं वो तो नहीं मानते मुसलमान। वो तो कुत्ता पालता है एक, तो कुत्ता पाल लिए तो फिर मुसलमान आप नहीं रहते। मंदिर सब बन रहे उधर की। उधर कहाँ जर्मनी में एक लड़की थी, वो मतलब थक गई थी इन लोग को समझा करके। मुसलमान जो है वहाँ पे छेड़खानी ये सब करते थे, नहीं समझे, उसने पिटबुल अपना निकाला, लेके निकल जाती है। मुसलमान ऐसे बिदकते, बाप रे बाप क्या होगा, कुत्ता साला टच। रीजन है ना, क्योंकि वो काल भैरव की सवारी है। अच्छा। ये जो मैं कहानी आपको बताता हूँ ना बार बार के शुक्राचार्य से स्टार्ट हुआ था, ये वास्तविकता है। ये दुर्गा काल भैरव, देखो ये हमारे उन सब चीजों से डरते हैं। वराह अवतार, कुत्ता जो काल भैरव की सवारी है, गाय से इनको नफरत इसीलिए है। ये सारी चीजें, और उल्टा इनका सारा कुछ सिस्टम है हमसे। अरे ऊंट से मुझे याद आया, जाकिर नायक ने बोला कि गौमूत्र पीना भी जो है वो हलाल है मुसलमानों की। गौमूत्र भी पियो और ऊंट का मूत्र तो पियो ही पियो। संक्षेप में तीनों आदमी से पूछूंगा, ऐसे कृत्यों का जो मुख्य लक्ष्य ये होता है कि हिंदू इकट्ठा ना हो, जो मुझे लगता है कि ये दूसरी बार वहां से ना जाए। जैसे सीलमपुर में दोबारा कांवड़ यात्रा वहां से नहीं गुजरी। पुलिस हैंड इन ग्लव रहती है, पैसा खाती है, ये सारा कुछ मतलब ये कहने की बातें नहीं। पुलिस और IAS अफसर क्या कर रहे हैं आजकल, वो खुरपेच नाम का एक हैंडल है, वो रोज डाल रहा है वो है। अब इसमें क्या है कि यदि हिंदू रुक जाए या पुलिस उसको रोकने लगे, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो 2014 के बाद से हमने, पहले शोभा यात्राएं इतनी नहीं निकलती थी। एक यह भी कारण है, उनको समस्या इसी से है। क्या रामनवमी पे तो हमने कभी देखी नहीं, छिटपुट कहीं निकलती हो। जी। रामनवमी पे, उसके बाद तुरंत हनुमान जयंती आता है, उस पे निकलने लगी। उसके बाद कांवड़ यात्रा तो खैर चलती है, कांवड़ यात्रा रही। उसमें विसर्जन में भी पहले इस तरह से एक तो डीजे था नहीं, मतलब उस तरह के स्पीकर्स और ये सब था नहीं। अब जब से अफोर्डेबल बने हैं, वो ट्रॉली पे डाल के 5,000 रुपया दिन में, पहले ढोल लेके जाते थे, अब डीजे लेके जाते हैं, तो वो हो गया। अब ये बढ़ते बढ़ते महाशिवरात्रि पे जुलूस, शिव जी की बारात निकल रही है। पहले खाली बनारस में निकलती थी, अब हर जगह पे। अब वाल्मीकि जी की अलग से निकलती है, पहले नहीं होती थी। अब इससे मुझे लगता है कि इन लोगों को लगने लगा कि हिंदुओं को तो हमने बंद कर दिया था, ये अचानक से बाहर कैसे आने लगे। अब इनको रोकने के लिए पत्थरबाजी करो, बिल्कुल, ताकि वो डिटरेंट का काम करे। पुलिस को भी ये मिला के रखते हैं, अमन कमेटी बनाती है, अमन कमेटी। तो अमन कमेटी जब पुलिस बनाए या मुस्लिम बहुल क्षेत्र ये सब करते हैं, तो वही सॉल्यूशन क्या? मेरा तो मतलब यही मानना है कि आत्मरक्षा के लिए आप जो भी कर सकते हैं, बिल्कुल, आप पे पत्थर फेंके तो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और डिफेंड कैसे करना है वो मतलब हम और आप सब जानते हैं। और उसके बाद दूसरा मुझे लगता है कि जितनी भीड़ आपके पास है उसकी दुगनी भीड़ आप दूसरे जगह से भी लेके आइए। बगल के गांव का विसर्जन बोले तुम 3 बजे करो, हम लोग 6 बजे करेंगे। आगे हम तुम्हारे में जाएंगे, तुम हमारे में। अष्टमी में करो, फिर नवमी में करो, फिर दशमी में करो, इस तरीके से कर लो। अभी इसमें एक चीज ये भी थी ना कि भाई देखो,
आपका बजरंग दल भी है, आपकी श्री राम सेना भी है, आपके ये सारे वो बने हुए वीएचपी वगैरह सारी चीजें बनी हुई हैं आपकी, ठीक है। उसमें लोग भी हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो आप अभी बोल रहे हो, वस्तुतः वही काम है उनका, जो उनसे लोहा लेने का काम है। अभी ये लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जो आपका अपना पुत्र है, जो आपका अपना सगा बेटा है, एक घड़ी को हो सकता है कि वो आपको बचाने के लिए लेट आए, लेकिन ये जो वीएचपी वाले, बजरंग दल वाले ना, ये सबसे पहले आएंगे। आपके स्थानीय जो भी लोकल है, जो लोकल है, वो आपके बेटे से पहले आ जाएंगे आपके दरवाजे पे खड़े हुए कि कोई बात नहीं, हिंदू है, चाहे इसने कुछ भी किया हम बचाएंगे इसे, ठीक है। वो ये नहीं देखेंगे ये सेक्युलर हिंदू था या ये तो वो बचाएंगे। तो यहां पर धर्म आपका भी बनता है कि इन लोगों को आप संगठित भी करें और इन लोगों को आप और प्रभावशाली या और बलशाली भी बनाइए। ये समाज का कार्य हो जाता है फिर यहाँ पे। मेरा इसमें ये मानना है भाई, देखो क्या है कि मैंने एक काफ़ी समय पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें ये बताया गया था कि जब भी ऐसे प्रोसेशंस निकलते थे, ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 8-10 ना पहलवान चलते थे सामने। ये आपके जो सशस्त्र होते मेवात में हुआ था, मेवात में पहले ऐसे ही होता था, गुज्जर कम्युनिटी होती थी वहां पे, वो राइफल्स वगैरह अपना लेके वहां पे वो देने का काम करती थी, सुरक्षा देने का काम करती थी वो। और इस बार क्या हुआ, इस बार पुलिस आई वहां पे, गुज्जरों को कह दिया कि विल सी इट, इसी बार दंगा हो गया, देख लो। तो 8-10 पहलवान चला करते थे, वो उसमें सारी सुरक्षा वगैरह वो चीजें देखते थे। ये पहले की बात है। अभी क्या है कि सुरक्षा जो है, सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं होता है, एक भीड़ होती है बस, और वो चल रही होती है। मेरे हिसाब से ऐसे लोग ट्रेंड होने चाहिए, क्योंकि आजकल ये यात्राएं जो हैं, ये सारी चीज़ें बहुत निकलने लगी है, प्रोसेशन है ना, तो ये एक रोजगार के रूप में भी काम कर सकता है, और ऐसे लोग ट्रेंड होने चाहिए कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है। जैसे पथ संचालन करवाते हैं ना संघ वाले, तो भाई संघ की शाखाओं में जाइए, कम से बेसिक ट्रेड्स जो है, बेसिक्स हैं जो, और इवेंचुअली ये जो पहलवान हैं, इवेंचुअली ये पहलवान आपके गोपाल पाठा भी बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरी चीज क्या, हाँ राइट, गोपाल पाठा का जो पूरा उदाहरण है वो बिल्कुल ठीक बैठता है यहाँ पर, क्योंकि वो बंदा अचानक से उठ के खड़ा हुआ था जिसने कलकत्ता बचा लिया। मेरा दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि जो गोधरा है ना, उसका उत्तर गुजरात ही है। आप देख लीजिए कि आप गुजरात में कितने सालों से दंगे वंगे कुछ वैसी स्थिति नहीं हुई है, उसका रीजन सबको पता है, ठीक है। तो हम 22 साल हो गए। हाँ, हम यहाँ पर, तो पॉइंट यही आ जाता है कि आपको प्रतिकार करना है। अगर आपके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, आपकी बार आप 500 गए हो, अगली बार 2000 जाइए, अगली बार 4000 जाइए, जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे। देखिए मैं इस अब क्या है ना कि कई लोग इसमें ये उठाएंगे कि ये देखो हिंदुओं के बच्चों को बाहर निकाल रहा है, उनकी पढ़ाई छुड़वाएगा, ये कराएगा, वो मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आपको जो बनना है बनिए, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके सामने खतरा क्या है, उस खतरे से मुंह मत मोड़िए। भाई आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब कुछ बनना है, पर जीवित तो रहना। पर डॉक्टर नारंग की तरह मर भी जाते हैं फिर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जीवित तो रहना। वही कह रहा हूँ कि जो खतरा है उससे मुंह मोड़ के आप कुछ नहीं बन पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, मर ही जाओगे। देयर आर पीपल जो आज की डेट में यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के अंदर खड़े हो रहे हैं, और वो दिखता है भाई समाज के अंदर, मेरे समाज के अंदर पहले ऐसा नहीं था, कई क्षेत्र ऐसे बन गए हैं जो मुस्लिम क्षेत्र वहां पर भी बन गए हैं, शरिया कोर्ट्स चल रही हैं वहां। एग्जैक्टली, एक्सक्लूसिव जोन्स, उनके चर्चों को खरीदा जा रहा है, देख लो। तो वही मुझे लग रहा है 5-7 साल पहले कहा था कि ये धीरे धीरे पक जाएंगे, लोग पक जाएंगे, पॉलिटिशियंस नहीं पकेंगे। पॉलिटिशियंस उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे हमारे यहाँ ममता बनर्जी कर रही है, या जैसे गोगोई कर रहे थे जब असम में इन लोग को बसाया जा रहा था। तो पॉलिटिशियन तो सदैव भी बोलेगा कि हाँ इनको यार क्या जरूरत है। अब तो जो आप बोल रहे थे ना कि हिंदू लोग कह रहे कि डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, भाई अमेरिका में तो डॉक्टर और साइंटिस्ट बने हुए ना, यूरोप में तो बने हुए ना, उनके घरों तक ये कैसे ये आग पहुंच रही है। हाँ। और उसके लिए कौन तैयारी करेगा? यदि हमारा जो काम है, हमारा काम है प्रिपेयर करना, और यदि मेरे घर के बाहर कोई आएगा तो मैं निकलूंगा यहाँ से, जो ही सामान मेरे पास है बिल्कुल वो लेकर के मैं खड़ा तो हूँगा ही। मेरे या मेरे सोसाइटी के अस्तित्व पे, सोसाइटी में मंदिर है, कुछ होगा तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे चुपके से बैठ जाऊं कोने में जाके, नहीं भाई, आई विल कम देयर। सही बात है, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। तो ये सब मत बोलो आप,
फट्टू हो आप, कायर हो, आप नहीं निकल सकते। ये फट्टू जो होते हैं ना वही ये बातें करते हैं। हाँ, जो खुद भी नहीं निकलते, जो हाँ, जो चाहते हैं उनको लगता है कि नहीं यार एकदम थोड़ा लब जिहाद हो ही जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेम ही तो हो रहा है। और इनकी बेटियों को भी खींच ले तो भी कहेंगे हाँ प्रेम ही तो हो गया थोड़ा सा। शत्रुघ्न मान के बाद में ऐसे लोगों की बातों को मत मानिए, हम एक्चुअल में बता रहे हैं और बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे लगता है कि जो भी आदमी पढ़ लिख रहा है, समाचार पढ़ रहा है, उसको ये रियलाइजेशन होगा ये आग कहां तक आ चुकी है। बिल्कुल, ये अब छिटपुट नहीं होती है हिंसा जी। और जब चुनाव के समय में पर्पसफुली रोक दिया जाता है, एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं होती है रामनवमी पे, इसका मतलब है कि बाकी हर बार प्लान के साथ किया जाता है। बिल्कुल, इस बार भी प्लान के साथ ही हुआ है। आपने देखो ना, वो रिपोर्टर्स ने दिखाया ऊपर कि उनके पास में पत्थर वत्थर सब चीज थी। सब अरे यार, बंदूक, घर देखा आपने? वो घर कितना टूटा फूटा सा है, इवन उसकी रेलिंग, उसके झंडा खींचने से रेलिंग गिर गई है, लेकिन उसके घर में बंदूक थी। और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे बड़े बड़े आलिशान घर भी होंगे तो उसमें आईफोन तो मिल जाएंगे, लेकिन भिंडी काटने का चाकू भी ढंग का नहीं मिलता है। तरीका ये है इससे लड़ने का कि एक तो पहली बात है कि शत्रुबोध होना चाहिए। दिल्ली के दंगों से भी हमने नहीं सीखा है कि किस तरीके से उन लोगों ने अपनी छतों पर पहले ये तैयारी कर रखी थी। अगर आपको वहां पर पुलिस की वो करवानी भी है, अपनी सुरक्षा लेनी भी है, तो पहला आप ये सुनिश्चित करवाओ पुलिस से कि उनकी छतों पर इस प्रकार का कोई सामान तो नहीं रखा हुआ है। ड्रोन है। 2 दिन पहले मैंने इसी विषय पे जब लाइव किया, मैंने यही बोला कि फोन सबके पास है ना भाई। तुम्हें पता है कि 3 तारीख से कलश स्थापन होगा जी, नवरात्रि आरंभ हो रही है। तो तुम क्या करो, 2 तारीख को जाके कैमरा के साथ पुलिस स्टेशन जाओ और बोलो कि भाई साहब हम लोग का विसर्जन 10 दिन के बाद होगा, आप ड्रोन सर्विलांस एक बार जो उड़ा करके देख लो, ये ऑन रिकॉर्ड ले लो, होना चाहिए तुम्हारे पास, और उसके बाद तुम अपनी तैयारी के साथ जाओ। देखो यार, उनका ना काफिरों को मारने का 1400 साल का एक्सपीरियंस है। फिर ऊपर से उनका विक्टिम कार्ड खेलने का भी एक्सपीरियंस है। ये जितना भी होना होता है ना, ये आज से नहीं हो रहा है, ये हमेशा से होता है। शत्रुबोध यदि तुम्हें नहीं है और तुम्हें उसके लड़ाई की स्ट्रेटेजी का नहीं मालूम, तो भाई मत पड़ो पचड़े में। यार तुम मत जाओ झंडा हटाने के लिए, फिर तुम चुप रहो। अगर वहां पे उसका, अगर तुम्हारी मूर्ति खंडित हुई और तुम्हें नहीं पता है कि अगला किस तरीके से लड़ता है, तो भाई तुम उसकी कंप्लेन ही करो बस, अगर तुम्हें जान बचानी है तो। इन गधों को क्या लगता है कि वो केवल मूर्ति खंडित हुई है, उसको लगता है यार मिट्टी की मूर्ति है, टूटी गई तो क्या, उसके लिए वो है। हिंदू के लिए वो भाई साहब जीने मरने का मामला बन जाता है। लड़के की बहन ने क्या कहा, और यदि नहीं है तो साले डूब मरो, डूब मरो। उसकी बहन ने क्या कहा, भाई के मरने के बाद में बहन ये बोल रही है हमारी मूर्ति का हाथ तोड़ दिया गया, हम क्या चुपचाप बैठते? ये है हिंदू की मेंटालिटी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि हमें शत्रुबोध नहीं है तो युद्ध करने की हम जो कला है वो भी नहीं जानते हैं। युद्ध में सबसे पहला हमारा नियम होना चाहिए डिफेंस, फिर होना चाहिए डिफेंस एंड अटैक, और थर्ड जब हम 2 को सुरक्षित कर लें, 2 मोर्चों पर सुरक्षित हो जाएं, तो तीसरा होना चाहिए अटैक। हमारे लड़के ने जाते अटैक कर दिया तो फिर तो ये होना था, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो लोग कितने क्रूर और निर्मम हैं। तो इसलिए सबसे पहला ये कि आप जाओ, पहले वहां पे पूरी ड्रोन चेकिंग करवाओ। अगर आप वहां जा रहे हो इस तरीके से है तो आपके पास में वही आपने कहा कि भाई पहलवान, हथियार और सब होने चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप पुलिस है, और जब बता रहे कि उसमें पुलिस ने पहला लट हिंदू पे ही भाज दिया है ना, पत्थरबाजी हुई, लड़के बैठ गए धरने पे कि भाई जहां से पत्थरबाजी हुई पुलिस वाले तुम देख क्या रहे? पुलिस वाले ने बोला अच्छा तुम धरना करोगे, पेल दिया उसको। और इसीलिए आप जो महिला पुलिस कह रहे हैं ना, शुक्ला, उसका बयान प्रभावित है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए। तीसरा यह है कि जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उनके पास में बैठे हुए हैं फैक्ट चेकर्स, क्लिप कट हुए और उनका नैरेटिव बनाने वाले लोग। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि लड़का मारा गया भाई, अबे इससे बड़ा पाप और क्या होगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा, झंडा उतार दिया, देखिए ये वीडियो आ गया, देखिए झंडा उतार दिया गया। ये सारी चीजें बनी, वो नैरेटिव ऐसा बना दिया कि जैसे कि राम गोपाल मिश्रा ही गलत था, वही पापी था। ये वही मुसलमान है जो अपने मंचों से कहते हैं कि क्या एक गाय के लिए एक मनुष्य को मार दिया जाएगा? अबे क्या एक झंडे के लिए एक मनुष्य को मारा जा सकता है? हैं? तुम जस्टिफिकेशन कैसे दे सकते हो इस बात का? अरे गाय तो कम से कम जीव है, वो हिंदू मुसलमान को दूध देते समय नहीं पूछती है। किसी की मां का दूध ना उतर रहा हो तो गाय का ही दूध पिलाया जा सकता है उसको। वो तुम्हारे बच्चे की जान बचा सकता है, लेकिन एक कपड़े का छितर उसका क्या नाम, उस लीर के उतरने से मात्र तुम्हारी भावना याद होगी। जो थोड़ी देर में जो गल जाना है, वो खत्म हो जाना है, जिसको तुम्हें खुद चेंज करना है। यदि वो लड़का चढ़ भी गया मान लो,
तो तुम्हें ये देखना चाहिए था कि गलती तुम्हारी तरफ से पहली हुई अरे है। भगवा था, उसको हरे रंग में डुबा लेते तो फिर बना देते। और वही भगवा जो सर्वर की चिश्ती पे चढ़ता है, वो जो सर्वर आज चिल्ला रहा है, मोदी भी तो वहां पर भगवा ही फेंकेगा, वो क्या करेगा वहां पर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि हमें शत्रुबोध ही नहीं है तो भाई यही समस्याएं होती रहेंगी। राम गोपाल हो, कन्हैया लाल हो, चाहे किशन भरवाड़ हो और चाहे हर्षा हो, ये कोई भी हो, ये इसी प्रकार से जाते रहेंगे। और उनको पता लग गया कि जब तक हम सामूहिक हत्याकांड नहीं करेंगे, हिंदू रिटेलिएट नहीं करेगा। सिंगल पे कोई पूछता नहीं है। 10 लाख रुपए दे दिए, संविदा की नौकरी 6 महीने में वापस मिल जाती है। भाई ये मैंने देखा है। और ये किसी भी स्टेट की बात मत करो कि भाई फलाने में नहीं होता, ढिमकाने में नहीं होता। हुआ है। चंदन गुप्ता की हत्या केवल तिरंगा लगाने पर करी थी। आज मुझे कोई कमेंट में कह रहा था, नहीं वहां पर अगर भगवान लगा के तिरंगा लगाया तो ना मुसलमान गोली ना मारते। मैंने कहा भाई 26 जनवरी को चंदन गुप्ता को तो मार दी थी इसीलिए ही, तो तिरंगा यात्रा ही कर रहा था। तो तिरंगा यात्रा कर रहा था, उसने कहा कि भाई यहाँ तिरंगा लगना चाहिए, उसको गोली मार दी गई थी। अब हम हगमीत की माल जो जस्टिन ट्रूडो है उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। पहले वही थोड़ा सा बैकग्राउंड दोनों भाई में कौन बताएगा? पहले भाई बता देगा। आप फोरग्राउंड बताओगे? ठीक, चलिए जी। तो बैकग्राउंड में तो ये बहुत लंबा विषय है, आप कंसाइज करो। मैं भाई इसको बहुत लंबा हम लोग खींच चुके बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि देखिए, जो ये बांग्लादेश कह रहा हूँ, कनाडा में जो बांग्लादेशी बन चुका है, वो बांग्लादेशी है, वो पाकिस्तान बांग्लादेशी बन चुका है। तो ये जो पूरा कनाडा का मुद्दा चल रहा है, पूरा वोट बैंक का मुद्दा है, ये हम सब जानते हैं किस तरीके से वहां पर आप ये लगा लीजिए कि एक पर्टिकुलर जो समाज है, सिख समाज है, उसकी एक पॉपुलेशन साइजेबल है और वो एक्चुअली में बसी इस तरीके से कि साथ बसते हैं, तो वो काफ़ी सारी सीट्स को इम्पैक्ट कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर मैटर है वो। और जिसकी हगमीत क्या नाम, जगमीत, हाँ वही जग लेके जाता है। हाँ। तो जगमीत जो है उसकी पार्टी है, हाँ। और उसकी पार्टी की मदद से जो अभी तक ये राज कर रहा था, ये पूरा मैटर है। 24 सांसद इस बंदे के खिलाफ इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है ट्रूडो के खिलाफ कि वो भी बंदा पीछे हट चुका है, जगमीत भी, ठीक है। लेकिन इसका ये इस तरीके से स्मार्ट खेल रहा है कि ये बेसिकली जो खालिस्तानी सेंटिमेंट है उसको वहाँ के सिख समाज तक पुश कर रहा है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, और वो एक साइजेबल जो वोट बैंक है उसको गैदर करने की कोशिश कर रहा है। बट हमारा जो इसमें जो बैकग्राउंड है वो ये आ जाता है कि ये जो सिख समाज है उसका कितना परसेंट ऐसा है जो वहां पर खालिस्तानी सेंटिमेंट रखता है। इमरजेंसी हुई, इंदिरा चुनाव हार गई पंजाब में, इंदिरा या फिर कांग्रेस चुनाव हार गई पंजाब में 77-78 में जो भी चुनाव हुए हैं, उसके बाद वो भिंडरान वाला ले आए कांग्रेस। तो एक से ज्यादा दूसरा रेडिकल, दूसरे से ज्यादा तीसरा रेडिकल, इस टाइप की वहां पर राजनीति चली। और फिर जब वहां पर ये धीरे धीरे संगठन बनने लगे, बब्बर खालसा, ये वो फलां ठिकड़ा, तो रेडिकलाइजेशन ऐसा होने लगा कि लोग मारे जाने लगे। और फिर जब ये जो लोग थे ये पुलिस की पकड़ में ना आने के लिए वो भागते थे, और CIA और ये जितने भी एजेंसीज की मदद थे, ISI मदद करता था ऑफकोर्स, जब वो वहाँ जाते थे तो उनको रिफ्यूजी का स्टेटस मिलता था। अब आप एक बात सोचिए कि जो आदमी यहाँ पर क्राइम करके गया है, वो भी स्टेट के अगेंस्ट, भारत की संप्रभुता के अगेंस्ट, वो वहाँ पर जा रहा है, उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी क्या मांग करेगी? वो खालिस्तान नहीं मांगेगी। तो इस तरीके से ये वहां पर क्या हुआ कि कनाडा के अंदर भी जो 80s की पॉलिटिक्स थी, वो ट्रूडो का बाप था उस समय वहां पर, उसने इन सबको फिर प्रश्रय दिया। का बाप तो फिडेल कास्ट्रो को बताते हुए कागजो वाला ना बाप, कागजो वाला बाप होता। तो ये सारी इस टाइप की वहां पर पॉलिटिक्स चली, और इस तरीके से जो पूरा खालिस्तान का नैरेटिव था वो वहां पर इस तरीके से पुश हुआ है। और आज की डेट में वहां पर इनके बिना आप सरकार नहीं बना सकते। हाँ, मैं ऐसा तो नहीं मानता कि भाई जितने भी सिख हैं वहां पर वो खालिस्तानी नैरेटिव को मानते हैं, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जो वो विरोध भी करते हुए देखे हैं। विरोध भी करते क्या है वहां पे चक्कर ये भी है कि यहाँ से जो गए हैं लोग वो खाने कमाने गए हैं, वो फिर ये सोचते कि यार इनके चक्करों में कौन पड़ेगा। एग्जैक्टली यही है कि इन लोगों की आवाज है बहुत ज्यादा लाउड, यही बोलते हुए ज्यादा दिखते हैं। वही वो गुड मुस्लिम जो साइलेंट हो जाता है, गालिब के शेर कहने लगता है, वही सिचुएशन है। अब यहाँ पे अगर कनाडा की एक्चुअल सिचुएशन आप देखोगे ना, तो वहां पे जो हिंदू है उसकी पॉपुलेशन ये खालिस्तान या सिख पॉपुलेशन से ज्यादा है, ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी कंपैरेबल ज्यादा है। तो
अगर और वहां की जो ऑपोजिशन पार्टी है वो हिंदूज को केटर कर रही है, जो है वो, हाँ, हिंदूज को केटर कर रही है, और जो ट्रूडो की पार्टी है वो सिखों को या खालिस्तानी एलिमेंट्स को केटर कर रही है। अब यहां से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हिंदू क्या वोट देगा एक संगठन के रूप में, क्योंकि वो तो दे रहे हैं। क्या आप संगठन के रूप में वोट दोगे? अगर आप संगठन के रूप में वोट दोगे तो हो सकता है कि ट्रूडो हटके दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टी है, दैट ऑपोजिशन पार्टी इज वेरी मच फ्रेंडली टू इंडिया, वो इंडिया के साथ अच्छे। और यहाँ पे एक चीज और देखना भाई, 1975 से हमारी जो रिलेशन इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है ना, वो 1975 के बाद से खराब होने शुरू हो गए थे खालिस्तानियों की वजह से, ठीक है। तो 1975 से 2015 तक कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई इंडिया और कनाडा की, कोई प्रधानमंत्री कनाडा गया ही नहीं है। एक बार 2010 में G20 मीटिंग में मनमोहन सिंह गए थे बस, उसके स्टेट विजिट नहीं हाँ, उस तरह से, वो भी बायलैटरल मीटिंग नहीं थी। फिर 2015 में जाके मोदी ही वेंट देयर, तो दैट वाज द ओनली बायलैटरल। उसके बाद ये भाई साहब ट्रूडो आ जाते हैं 18 में यहाँ पे इंडिया में, लेके किसको आता है, अतवाल के साथ डिनर कर रहा होता है। अतवाल पक्का खालिस्तानी भाई, ठीक है। तो अमरिंदर तक नहीं जाता भाई उसको लेने के लिए, अमरिंदर नहीं, प्रधानमंत्री तो छोड़ दो तुम। हाँ, नहीं मैं वही नहीं, वो फिर उसको इस तरीके से उसको तो फिर वो करते हैं, डिमीन करते हैं, हाँ, तुम्हारी औकात यही है। हाँ, तो वो तो डिमीन, वो अतवाल के साथ मिल लिया ना, उसके बाद उसको डिमीन किया। सेक्रेटरी लेवल का कोई बंदा गया था, आईएएस वाईएएस को गया था, उसको रिसीव। उसमें चक्कर ये हो गया ना कि जब ये हुआ तो उसको कोई रिसीव नहीं करने आया, तो कनाडा में विपक्ष ने कहा कि देखो इंडिया कैसी बेइज्जती मार रहा है इसकी। तो वहां पे फिर इन्होंने, ट्रूडो की पार्टी ने नैरेटिव बनाया, ट्रूडो के आईटी सेल ने नैरेटिव बनाया कि ये तो एक्चुअली वहां पे ना मतलब घूमने गया है, परिवार को लेके गया है, ताजमहल दिखाने गया है, तो ये कोई बायलैटरल मीटिंग के लिए नहीं गया है ये वो। पर ये यहाँ पे अटवाल से मिलता है, तो इसके वहां पे मतलब खालिस्तानी एलिमेंट्स को निर्देश जाता है कि भाई वी आर विद यू, हम हैं आपके साथ। आपकी अब ये निज्जर का मुद्दा इसने, अब डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है निज्जर, है ना, जिसका मुद्दा इसने ऐसे उठा रखा है कि भैया ये तो बहुत अच्छा आदमी था, सिखों को परेशान किया जा रहा है, कैनेडियन सिटीजन ऑन कैनेडियन सॉइल। तो यूएस ने ठीक तो कहा है कि साला प्लम्बर नहीं था वो, आतंकवादी था वो। 3 बार वो जो है इलीगली घुसा है, और उसके ऊपर मतलब संभवतः चार्जेस भी लगे हुए थे कि तुम इलीगल हो। अब वही है कि अननोन गनमैन जो है वो निपटा दिए। तो फिर अब यहाँ पे दूसरा एंगल ये आ जाता है, एक तो लॉरेंस बिश्नोई वाला एंगल भी आ जाता है, क्योंकि अभी 2016 में और फिर 2019 के आसपास भी लॉरेंस बिश्नोई ने वहां पे 2 खालिस्तानियों को टपकाया है, ठीक है, उसके गैंग ने, ऐसा बताया जाता है, उसके गैंग ने। फिर जो ये है कि अभी वहां पे जिप्पी ग्रेवाल के ऊपर गोलियां चली थी, क्योंकि उसने सलमान खान को भाई बोल दिया था, तो ये सलमान खान हमारे भाई हैं, स्टेज शेयर कर रहा था, इस तरीके से जिप्पी ग्रेवाल ने कुछ बोल दिया, तो उसके घर के बाहर गोलियां चलाई थी। लॉरेंस बिश्नोई का ही गैंग था जिसने गोलियां चलवाई थी वहां पे। तो अगले दिन जिप्पी ग्रेवाल आके कहते नहीं कोई भाई नहीं हमारा वो तो भाई हम तो एक ही बार मिले, कोई भाई नहीं है। तो उसके बाद उसका जिप्पी ग्रेवाल का ये भी हो गया। ट्रूडो का बेसिकली अभी ये है कि उसको पता चल गया है कि भाई जगमीत सिंह साथ नहीं है, जगमीत सिंह को खालिस्तानी वोट मिलेगी, और मेरे जीतने के आशा, हिंदू मेरे को वोट देगा नहीं। और जो कनेडियन हैं वो उनमें एंटी इनकम्बेंसी है, मेरे को वोट मिलने का केवल एक ही साधन है, एंड दैट इज खालिस्तान। मैं इस वक्त खालिस्तान को जितना वू कर सकता हूं उतना कर दूं। तो ये पॉलिटिक्स वहां पे अभी चल रही है। एक और मतलब ट्रूडो के साथ समस्या एक और है ना कि वोकिज्म को इन्फोर्स करने में ट्रूडो अभी पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। जॉर्डन पीटरसन है, वो लगातार लगा हुआ है वहां पे उसके खिलाफ माहौल नहीं बना रहा है एक्चुअल में। मतलब जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी, जेंडर म्यूटिलेशन, तमाम तरह की चीजें वहां पे हो रही हैं, और आपने पास्ट में कभी कुछ लिखा है फेसबुक पे तो उसके लिए आपको प्रोसिक्यूट किया जाए। इस तरह की चीजें जो है वो चल रही है। तो उसके कारण भी पहले तो वोकिज्म सही लग रहा था इन लोग को, अंग्रेजों को, गोरी चमड़ी वालों को लगता है कि हाँ यार दुनिया में समानता लाया जा रहा है इस टाइप से। फिर जब उनके बच्चों के वो मतलब उसका जो है लिंग काट करके योनि बना दिया जा रहा है, वो मतलब निपल पियर्सिंग चल रही है, और
हटा दिया गया, स्तन उसके काट करके हटा दिए और वो टांके लगे हुए हैं और वो लौंडा बन के घूम रही है और बता रहे कि नहीं नहीं ये बहुत बढ़िया, मतलब जीवन का सबसे बढ़िया निर्णय लिया। और ऐसे लोगों में एक वो फिल्म आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखी, व्हाट इज अ वुमन, मैट वॉल्श की। अब उसमें यही है कि उसमें सुसाइड रेट जो है ना 71% टाइप का है कि ऐसे लोग जब एकदम अचानक से याद आता है ये मैंने क्या कर लिया अपने शरीर के साथ, तब फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो इस राह पे चल चुके होते हैं, देयर इज नो रिटर्न, फिर वो सुसाइड। और क्या है कि अब ऐसी घटनाओं कवर किया जा रहा है और ये ट्रूडो ने ही इन सब चीजों को अलाइन कर दिया है कि नहीं नहीं एकदम सही है, ये अगर आप मिसजेंडर करोगे तो जेल हो जाएगा। मतलब ही वाला जो अब लड़की बन गया और हमें आपको पता नहीं है, आपने उसको ही बोल दिया, वो ब्लास्फेमी टाइप का केस हो गया, अब आप जाइए जेल। इस कारण से भी अब वहाँ के पेरेंट्स और ये सब जो यूएस में भी कनाडा में ट्रूडो के अगेंस्ट माहौल बन रहा है, ये सब चीज वो झेल रहा था। और निज्जर किलिंग जो होती है जून 2023 में होती है, सितंबर में ट्रूडो आता है, बोलता है कि भारत का इसमें हाथ है। कल परसों ट्रूडो आके बोलता है कि नहीं हमारे पास प्रूफ तो नहीं है। नहीं पहले कहता है कि मैंने भारत को प्रूफ दे दिए हैं। हाँ वो तो पहले बोला था, उसके बाद बोला कि क्या प्रूफ दिया, तो बोला कि नहीं हम कहाँ से प्रूफ देंगे भाई, आपने मारा है आप प्रूफ दो ना भाई। केजरीवाल आरोप सारे लगाऊंगा, सबूत कुछ नहीं दूंगा। वहां का राहुल गांधी प्लस केजरीवाल है। नहीं वो माहौल बनाऊंगा रात भर, प्रूफ दूंगा। तो वही वो बोल रहा है। फिर इंडिया ने जो, मतलब खैर ये तो कल परसों उसने बोला है, इंडिया का जो लेटर गया था वो इतना स्ट्रॉन्ग वर्डेड था, वैसा भारत ने पाकिस्तान के भी साथ कभी नहीं लिखा है, इस तरह का जो लिखा जाता है। तो अब वो जो है बुरी तरह से फंसा हुआ है। और तो मैं पूछना चाह रहा था कि इंडिया का जो ये उचित है अनुचित है, कैसे देखते हैं कि इस तरह से रिस्पॉन्ड करना। बहुत सारे कांग्रेसी जो है नाराज चल रहे हैं बेचारे। मैंने पहले भी कहा ना कि वो तो प्रतिरूप है राहुल जी का, और सोनिया जी का जो दत्तक पुत्र है केजरीवाल, उनका तो वो डबल, मतलब दोनों के गुण अपने साथ लेकर के चलता है। और इस कारण से कांग्रेसियों का परेशान बात है, लेकिन माल है। अच्छा मुझे नहीं पता। नहीं ताइवान वाले उसको माल बना के दिखा रहे हैं, बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं। अच्छा AI वाले होंगे। नहीं ना वो बना, ताइवान वालों ने बहुत बढ़िया बना, हम स्क्रीन पे लगाएंगे उसके साथ स्कर्ट पहना के, बड़ा मजेदार है। पैसा वैसा लुटाया जा रहा है। देखो ऐसा है कि कड़े शब्दों में तो जवाब देना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई निज्जर कोई प्लम्बर नहीं था, हमारे प्लम्बर साहब का अपमान है अगर आप निज्जर को प्लम्बर बताओगे तो। दूसरी बात कि अगर उसको मार दिया गया, भारत की तरफ से डिक्लेयर्ड है। 1 मिनट में यहाँ पे लेना चाहूंगा जी। हो सकता है प्लम्बर बन के गया हो, जॉनी सिंस भी प्लम्बर बन के जाते हैं, तो क्या पता ट्रूडो साहब के घर में प्लम्बर बन के गया हो। और ट्रूडो साहब खुश हो, ट्रूडो ने पिज्जा का पैसा न दिया हो, ये भी हो सकता है। ट्रूडो ने बोला पैसे क्या लेना, आप मजे ले लो थोड़ा सा। कैश नहीं है, काइंड में ले लो भाई। हाँ कैश एंड काइंड वाला। तो मजे तो फिर दिलवा दिए ना फिर गोल्डी बरार ने। तो ये चीज थी, मेन चीज ये है कि देखो कठोर शब्दों में बोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आप निर्लज्ज लोगों के चेहरे पर तभी के तभी जूता नहीं मारोगे, थप्पड़ भी नहीं मारने को तभी नहीं मारोगे, तो फिर उनकी जो उच्छृंखलताएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, इनका बिजनेस चलता है, शिक्षाएं ले रहे हैं, हमें भी अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। और उन भारतवासियों को और यहाँ की सरकार को पता है कि इसकी साले की औकात क्या है। कुछ होते हैं जिनको हमने धमका दिया, डांट दिया तो वो कुछ अलग कर देगा, मतलब कुछ खतरनाक चीजें कर सकता है, लेकिन पता है सबको कि ट्रूडो इसमें कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि जो इन्होंने कही थी कि भाई हिंदू वहां तादाद में ज्यादा है, लेकिन अगर आप उनकी बसावट देखोगे ना तो वो छिन्न भिन्न है। सिखों में क्या है कि अगर उन्होंने एक क्षेत्र को पकड़ लिया तो वो पूरी, जैसे कल्ट होता है ना, तो वो जैसे वहीं बसते हैं, भारत में भी ऐसा ही होता है, वो अपना सामूहिक लोगों को वहीं बसाते हैं। वहां से काम करने के लिए जा रहा है, कोई वैनकूवर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लेकिन उनका जमावड़ा एक जगह पे रहता है। हिंदू बटा हुआ है इसलिए प्रभावित नहीं करता है। जो आपने कहा था ना भाई जगमिंदर का, उसकी 24 सीटें हैं, अभी 14 सीट की कमी थी, उसने 24 अपनी दी और सरकार बनवा दी उसकी। लेकिन हिंदुओं में ऐसा प्रभावी ही नहीं है कि भाई हिंदू बहुल क्षेत्र में कोई सीटें निकल रही हूँ। हिंदू प्रभावी भी होगा ना तो देखिए साला वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहा है, देख लो उधर मतलब
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डेमोक्रेट्स को इंडियंस वहां पे क्यों सपोर्ट करते हैं। रीजन तो हमें भी नहीं पता US है। में, हाँ। तो अब ये देखो कि आपके हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से जो कहा है बहुत बढ़िया कहा है, तरीके से कहा है और तमीज से रहपट मारने वाला काम करा है। हमारी जनसंख्या वहां रहती है, चाहे वो भारत से गए हुए सिख हों चाहे हिंदू हों, है तो देखो भारत के ही नागरिक, और वहां से उनका काम चलता है। अगर आप पूरी तरीके से हिंदुस्तानी लोगों को वहां से अप्रूट करके ले भी आओगे ना, कनाडा खत्म हो जाएगा भाई साहब, पूरा का पूरा, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था में उनकी खत्म हो जाएगी। वही कनाडा के साथ वही दिक्कत है जो US के साथ। हाँ, क्षेत्र बहुत बड़ा बहुत है, ज्यादा बड़ा है, और काम करने वाले लोग है नहीं है वहाँ वो तो पैसा दे के बुला रहे हैं कि भाई कनाडा आ जाओ, बोल रहे हैं कि आ जाओ, और हमारे यहाँ बिल्कुल। US तो पूरा मैक्सिकन लेबर और ये सब ब्लैक हो रहे हैं, वो पूरी इकोनॉमी चली। इनके लिए भारत के लोग जो है, एक तो चलो मतलब खेती भी कर रहे हैं, खेती वेती का भी काम कर रहे हैं, उसके अलग दूसरे तरह के भी काम वो भी भारतीय लोग ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाइट लोगों की एक समस्या है, वो दे डोंट वांट देयर हैंड्स टू गेट डर्टी टाइप का है, तो वो भी उनके साथ समस्या हो जाती है। तो इंडियन जा रहा है, उनकी इकोनॉमी को 5% है पॉपुलेशन इंडियंस की, और 5% ठीक ठाक, और 5% सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं भाई, उनका जो मुख्य कर्ता धरता है वो इंडियंस है। वही यार इसमें देखो अभी ना एक चीज ये है कि इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बायलैटरल ट्रेड्स जो हो रहे हैं भारत और कनाडा के बीच में, वो आई थिंक $8.1 बिलियन के हो रहे हैं, आई थिंक। या तो 8.1 है या 5.1 इन दोनों में से एक है कोई। तो $5.1 बिलियन के हो रहे हैं, ट्रेड्स से हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेड्स हैं ये भारत और इनके बीच में तो कल ये चल ही रहा है, काफी टाइम से ही चल रहा है। तो ये ट्रेड ना बढ़ रहा है, फिर भी बढ़ रहा है, मतलब इस कलेश का इम्पैक्ट जो है वो ट्रेड पे नहीं है, और ये आपको अभी भी दिखेगा। ये पॉलिटिकल है, हाँ, वो पॉलिटिकल आपको दिखेगा, ट्रेड पे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। जो यहाँ से बच्चे जा रहे हैं वहां पे, वो जाते रहेंगे। 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं वहां पे इंडिया के, विच इज ह्यूज, लाइक 5 लाख बच्चा आपने भेज दिया। वो 5 लाख का डेटा जो है वो आई थिंक सिर्फ कनाडा का है क्या? हाँ नहीं 2.5 लाख बच्चे हैं। 2.5 लाख है? 2.5 लाख, हाँ, कनाडा में 2.5 लाख। तो जो भी है, मतलब ये एक बार इसको डेटा को वेरीफाई कर लेना, इधर 5 लाख और एक इधर 2.5 लाख, जो भी है। तो इतना, अगर 2.5 लाख भी है तो भी ह्यूज है अमाउंट, ऐसा नहीं छोटा के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। तो यूनिवर्सिटीज उनके हमसे चल रही हैं, और वो बच्चा जो वहां पे निकल रहा है वो बचने की कोशिश करता है, ऐसा थोड़ी है कि वापस आ जा रहा है। नहीं, वो तो वहां से पढ़ के फिर वहीं पे जॉब कर रहा है, वहां की इकोनॉमी हम ड्राइव कर रहे हैं उस तरीके से। तो और फिर जो ट्रक वाले हैं, ट्रकर्स, तो बोलो अगर ट्रकर्स खत्म है तो कनाडा खत्म है, कनाडा ही खत्म हो जाएगा। एंड ट्रकिंग जो वहां पे कर रहा है वो हरियाणा पंजाब का आदमी ही कर रहा है, मोटा माटी। तो हम लोगों ने ही वो पूरा संभाल रखा है। तो लाइफलाइन अगर कनाडा की चला रहे हैं तो वो एक तरीके से हम लोग चला रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि इंडियंस कनाडा के बिहारी है? वो तो अमेरिका में भी है। अरे एक बिहार के, मतलब हमारा नीतीश कुमार यही चिरकुट वाला जवाब देता है ना कि बिहारी नहीं होंगे तुम्हारे घर नहीं बने। अरे ये कोई अच्छी बात है? ईंट ढो रहा है हर जगह पे जाके, कोई और ढंग का काम दे दो। एक बिहार का व्यक्ति था, वो व्लॉग बनाता था वहाँ, और वो मजदूरी भी करता था कनाडा में। तो उसने बताया अपने बारे में पूरा कि हम तो हिंदुस्तान में ये करते थे और यहाँ कर रहे हैं, बस फर्क आ गया है। फिर उसने बताई ये सारी चीजें कि अगर इंडियंस निकल आए ना कनाडा से तो इनकी सारी की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि इनको तो अगर ये पाया टूट गया ना मेज का, ये तलक से इनको जोड़ना नहीं आता है। हाँ, तो ये तो मुझे नहीं आता भाई जोड़ना। नहीं, मैं जोड़ लूंगा। हमारे स्कूल में सिखाते थे क्राफ्ट की क्लास। मैं सोफा जो है बुन सकता हूँ वायर से, बेत का चेयर और टेबल बना सकता हूँ। वो मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। मैं ये सब सिखाया जाता था। चलिए आप हाथ का काम भी कर सकते हैं। अगर मान लो YouTube गया तो हम कुर्सियां और खाट बुन सकते हैं, बुन करके सनातन हाट पे बेच देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्राफ्टेड बाय अजीत भारती। हाँ, उसमें लिख भी देंगे ना, वो लिख देंगे दाम। अरे अचानक बढ़ जाएगा। वाह 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 वाह। अजीत भारती के पजामे का दाम बढ़ा हुआ आज के। उसे लोग बाग ना स्क्रीनशॉट लेके और गूगल पर रिवर्स सर्च करके देख रहे हैं कि ये मीशो पे मिलेगा या अमेज़न पे मिलेगा। अरे अब हम आते हैं, मतलब
यही जो इशू है उसी में आता है नाम लॉरेंस बिश्नोई का। बिश्नोई को लेकर के जो हिंदू लोग हैं या नॉन लेफ्ट वाले, वो पगलाए हुए पगलाए हुए इन द सेंस की भगत सिंह तक बोला जा रहा है। गलत है। मुझे लग रहा है कि भगत सिंह को इन्होंने पढ़ा नहीं, भगत सिंह खाली नाम सुना होगा इनको। भगत सिंह की आयु भी यदि देख लेते ना कि किस आयु में वह व्यक्ति जो है फांसी पे चढ़ जाता है और क्या बोल के चढ़ता है, क्या करके उतनी कम आयु में चढ़ता है, तो ये फिर बिश्नोई को भगत सिंह और भगत सिंह का तो आजकल क्या है कि वो धनिया बन गए। केजरीवाल भी भगत सिंह बन गया, भगवंत मान भी भगत सिंह बन रहा है। भाई भगत सिंह का चरित्र पढ़ लो एक बार। मतलब किसी को भी कुछ भी बोला जा रहा है, हम लोग केवल राजदीप ने बोला था ना बुरहान को भगत सिंह, क्यों नहीं बोलेगा राजदीप? जब आप देखो ना बिपिन चंद्र का उसी की किताब थी ना जिसमें इन लोग को बागी, टेररिस्ट, आतंकी इस तरह से बोला। मतलब नहीं ये अंग्रेज ने, अबे तो तुम लिख रहे हो किताब, तुम क्यों अंग्रेज ही लिख के चला गया? अरे नेहरू ने भी लिखा भाई, नेहरू ने भी टेररिस्ट लिखा है। वो तो लिखेगा ही, वो तो मिक्सचर तो जो भी है। तो हम बिश्नोई पे मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहता हूं और उसके बाद फिर हम वो क्या है नहीं है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पे जो है देखिए अभी वो एक पर्पस सॉल्व करता आपको दिख रहा है कि भाई ये खालिस्तानियों को मार दे रहा है, ये वो। उसके इतिहास में आप यदि जाएंगे तो बहुत अच्छा इतिहास है नहीं। अभी कुछ कर रहा है, चुप रहिए, नहीं तो आप वही ब्राह्मण बन जाओगे जो विकास दुबे का समर्थन करता है, वही राजपूत बन जाओगे जो एक माफिया ऐसे गैंगस्टर कोई अनंत पाल या जो भी था एक राजस्थान का था, उसका शव लेकर के पूरा हाईवे जाम कर दिया था कि ये नहीं करेंगे। या फिर अन्य जातियों के जो गुंडे होते हैं उनको लेकर के बैठ जाते हैं, योगी मरवा रहा है, योगी ने ब्राह्मण मरवा दिया, योगी ने फलाना मरवा दिया। अभी वो अखिलेश बैठा हुआ है ना, वो कौन सा यादव मारा है गैंगस्टर, उसके चक्कर में अखिलेश उसके घर में भी मिलने गया है। हाँ तो वो वही है कि फिर आप, लेकिन इसका जो और भयंकर रूप है ना वो ये है कि आप दाऊद जैसे लोगों का भी समर्थन करने लग गए थे। एक पूरा कल्ट है ना दाऊद का भाई। जो ही आप बिश्नोई के साथ खड़े हो जाते हो, फिर वो अतीक के साथ क्यों नहीं खड़े हो? वही फिर वो बुरहान वानी के जनाजे में क्यों नहीं जाएंगे? याकूब मेनन के जनाजे में क्यों नहीं 2 लाख लोगों की भीड़ होगी? और तब वो जस्टिफाई करेगा। और हम क्या करते हैं ना, ऐसे चिरकुट बातों पे फिसलते हैं और उसके कारण जुबैर जैसे लोग उतने बड़े बड़े चीजों को, आतंकवादियों के आतंक को जस्टिफाई कर देता है कि भाई हिंदू तो देखो बिश्नोई को जो है उसको ये बना रहा है। थोड़ा बिश्नोई का इतिहास यदि आप तीनों में से कोई बता सके कि कहाँ से उठता है, क्या है इसका, क्या है सीन के? ये फजिल का डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, कौन से डिस्ट्रिक्ट है ना? हरियाणा में पैदा हुआ था? नहीं पंजाब में हुआ। अच्छा। तो पंजाब में पैदा हुआ है, एक रिच घराने में पैदा हुआ है। 100 एकड़ जमीन इसके पास बचपन में इसके नाम पर थे। पहले ये क्लियर कीजिए, बिश्नोई समाज से है या नहीं? नहीं बिश्नोई समाज से ही है। अच्छा बिश्नोई ही हाँ है। वो नहीं है जो एक उसका नाम कुछ और बताते हैं, असली नाम कुछ और है। हाँ, पर है बिश्नोई समाज से। अमरजीत सिंह कुछ करके कुछ ऐसा है, लगाता सिंह या, पर वो है बिश्नोई समाज से। तो सिंह बिश्नोई समाज भी सिंह लगाते हैं। अच्छा नहीं मुझे ये कंफ्यूजन। तो बेसिकली क्या था, जैसे इसका मार्शल है, मार्शल कौन है? हाँ, जो इसके फादर थे इस बंदे के, तो वो पुलिस वाले थे, हरियाणा पुलिस में। अब वो 1992 में इसका जन्म हुआ है। 1997 में वो अपना पुलिस वाला सारा कांस्टेबल थे, वो हवलदार थे, रिटायरमेंट लेकर वो खेती शुरू कर देते हैं। गांव में बहुत बड़ा कद है इनका। इसकी मदर जो थी अभी चुनाव भी लड़ने वाली थी, बट जब इसका बयान आया ना कि मैं सलमान को मारूंगा, तो उसके बाद वो वापस ले लिया। तो सरपंची का चुनाव लड़ना भी, जो लड़ रहे हैं वो गाँव में कद है उनका, राइट। तो अब क्या होता है, बेसिकली ये पढ़ने लिखने में ठीक था बंदा, जब बचपन था इसका तो पढ़ने लिखने में ठीक था, और एक छोटा सा ही शहर है वहाँ पर पढ़ रहा था ये। लेकिन जब पढ़ने लिखने में ठीक लगा तो इसके माँ बाप ने इसको चंडीगढ़ भेज दिया। तो 2007 के करीब में आई थिंक चंडीगढ़ आया है, और वहाँ पर आई थिंक LLB की इसने पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया है, इसकी आई थिंक संगत खराब हुई है, जो भी हुआ है, या फिर इसका बचपन से भी जो टोरा था ना वो उसी टाइप का था कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी बॉडी बनानी है, था उसी टाइप का।
कि एक फिर पॉलिटिक्स में इसका रुझान था। हाँ, स्टड बनने वाला इसका रुझान था तो पॉलिटिक्स। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे ही ये इसमें आया है तो इसकी जो संगत है वो एक गोल्डी ब्रार नाम का बंदा था या कौन था, मिद्दू खेड़ा, मिद्दू खेड़ा से दोस्ती होती है। जब जो आप जो बात कर रहे हो ना, वो मिद्दू खेड़ा था जब इसका जो वो तो जेल में हुई है ना सर, नहीं वो जेल में हुई है। नहीं वो चुनाव लड़ रहा था। हाँ, चुनाव लड़ते टाइम ही गोल्डी ब्रार इसका दोस्त बनता है यूनिवर्सिटी में, और फिर वहां पे वो जो वहाँ की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें छात्र पॉलिटिक्स होती है, उसमें घुस जाता है। जो आप बता रहे हो वो 2010-11 के अराउंड की बात है। मैं जो बता रहा हूँ 2007 में ना वो गोल्डी ब्रार भी सन लेते रहो फिर साथ, वो भी कोई और ब्रार है और आर से कुछ नाम है और वो कोई और ब्रार है। वो क्या था, वो चुनाव लड़ता है और चुनाव में हार जाता है जबकि पूरा प्रचार हो रहा है उसका। और तो ये बंदा क्या करता है, ये बंदा ना एक अपने दोस्त की गन लेता है, ठीक है, किसी दोस्त की गन अरेंज करता है और जो जीतने वाला कैंडिडेट था उस पर फायर कर देता है। वो मरता नहीं है पर इसका हाथ खुल गया वहां से। उसके बाद इसने ये लगा लीजिए कि जब भी इसका दोस्त फिर अगले चुनाव में फिर से हारता है, फिर वो रॉड लेके जाता है, वहां मारता है, हर बार जेल जा रहा है, जेल जाने की आदत बनती जा रही है। 2011 में खुद चुनाव लड़ा है, सोपू पार्टी कुछ बना के खुद चुनाव लड़ा है, वहां का प्रेसिडेंट बन जाता है सोपू का। एक बार हारता है तो हारने वाले कैंडिडेट को मार देता है। जैसे यहाँ पे डूसू है ना, वैसे वहाँ पे सोबू है, तो सोबू का प्रेसिडेंट ये बन जाता है, लॉरेंस सोपू। तो फिर उसको बंदे को मार ही देता है, फिर काफी टाइम के लिए जेल जाता है, ठीक है। और फिर वही है कि मतलब तगाजे से काम करता था तो बच के निकल के आता है वहां से। फिर अगली बार चुनाव लड़ता है, अगली बार आके वो चेयरमैन बन जाता है यूनिवर्सिटी का, और वहां से फिर ये बाहर निकलता है अपनी पढ़ाई पूरी करके LLB की। लेकिन फिर भी इन चुनावों को वो छोड़ता नहीं है, चुनावों को नहीं छोड़ता। उस टाइम पे जब वो चुनाव लड़ रहा था या जब ये यूनिवर्सिटी में था, तो इसका खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ भी और जो ये गैंगस्टर्स होते हैं उनके साथ भी एक रिलेशन बन जाता है, क्योंकि इस तरीके का बाहुबली टाइप की चीजें तो कर ही जेल जा रहा होता है, वहां पे उनका मिलना जुलना हो जाता है। अच्छा, इसकी बंदे की जहां तक मैंने जिसको स्टडी किया है, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि इसकी कन्विंसिंग पावर, लोगों को अपने साथ मिलाना और लोगों से संबंध बनाना, वो बहुत तगड़े हैं। इस बंदे ने जितने भी अपने संबंध बनाए हैं वो सारी जेल में, जेल के अंदर, जेल में बड़े बड़े क्रिमिनल से मिलना। अब जब ये चेयरमैन बन जाता है, कॉलेज से बाहर निकल जाता है, उसके बाद थोड़े से बड़े काम करने लगता है। एक आई थिंक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है, तो उसमें जो कैंडिडेट इसके परिवार के या फिर इसका कोई सगा मतलब आसपास का ही बंदा था, दोस्त था या क्या था, दोस्त, उसके विरोध में जो खड़ा था उसको मार देते हैं। तो इस टाइप का इसका इतिहास रहा है। वहां से फिर ये आगे निकलते हुए, क्योंकि अब मार ही दिया तो फिर तो लंबे समय के लिए जेल में जा रहा है, तो लंबे समय के लिए जेल में गया। वहां पर फिर इसके संबंध बने हैं आर्म्स डीलर्स के साथ, आर्म्स डीलर्स जो कि इसको सोफिस्टिकेटेड हथियार प्रोवाइड कर सके। वहीं पर रहते हुए इसने ये 700 शूटर्स तैयार किए हैं जो इसके एक इशारे पर काम कर रहे हैं। फेसबुक के थ्रू कर लिए इसने। आप सोचिए मतलब इसकी कन्विंसिंग पावर क्या है। ऐसा तो कुछ कल्ट भी नहीं बना रखा है इसने कि आपको जन्नत मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। ऐसा कि 700 लोग ऐसे कि इसके पर्ची देने पे कर देते हैं, ठीक है भैया मैं लॉरेंस के साथ खड़ा हूं और ऐसे खड़ा हूं कि कुछ से हो जाए। और भाई हिंदू मुसलमान सारे हैं उसमें, आप ये बिना सोचो कि कोई सारे के सारे हिंदू मुसलमान सरदार सब है, सब है। वीआईपी लोगों संभव, हाँ मैं वही कह रहा था, वीआईपी लोगों को शूट कर रहा है, टारगेट ऐसे चिन्हित कर रखे हैं। तो और बच्चे 18-19-20 साल के। एनआईए ने इसके ऊपर जो चार्जशीट बनाई है उसमें इसको स्पष्ट रूप से बोला है कि इसके जो संबंध है वो खालिस्तानियों के साथ भी हैं। अब पॉइंट ये है कि इसके कुछ ऐसे वहां पर ये खालिस्तानियों में भी फ्रैक्शंस बने हुए हैं कि एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, तो ये एक साइड के लोगों को ये खत्म भी कर रहा है, ये कनाडा कह रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैटर है कॉम्प्लेक्स इस लिहाज से। तो मेरा टोटली मानना इस मुद्दे पर यही है कि जब तक ये एक पर्पस सॉल्व कर रहा है, जैसा आपने कहा, यूज हिम, ठीक है। अदरवाइज इसको कोई ऐसा आइकॉन हीरो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये तो अभी वो काला हिरण का जो मामला है, वो जो बिश्नोई, मैंने देखा कि कई बिश्नोई समाज के लोग भाई कह रहे हैं ये तो हमारा वो एक आइकॉन बन रहा है, और वो हमारे जो बिकॉज काला हिरण को वो एक देवता के रूप में पूजते हैं। देवता के रूप में नहीं, मतलब एक तो वो तो जितने भी जीव है बिश्नोई समाज 20 और 9 29 उनके जी आधार बिंदु हैं, कुछ कुछ जिसको फॉलो करते हैं, तो एक पंथ टाइप का वो है उनका।
जो बिश्नोई समाज के अभी के जो लोग हैं, जो इसको अपना आदर्श टाइप का या ये प्रतिमान स्थापित हो रहा है बढ़िया मान रहे हैं, उनको जब ये चिंकारा वाला केस हुआ था उस टाइम जाना चाहिए कि भाई तुम्हारे समाज ने ये नहीं कहा कि हम जाकर के मार देंगे सलमान को, उन्होंने कहा हम इनको दंड दिलवाएं। और इसके लिए उस समाज से पहली बार 9 मुझे लगता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक समाज से आए थे, बिश्नोई समाज के 5 या 9 ऐसे करके आए, और वो फिर अपने वर्चस्व का प्रयोग करके कि नहीं हम सलमान खान को दंड दिलवा के रहेंगे। तो भाई आपके समाज के जो ढंग के सोचने वाले लोग हैं वो न्यायिक प्रक्रिया से करना चाहते हैं, और आप ऐसे लोगों को यार जो मतलब एक लाइन में तुम कह रहे हो कि हम हिरण के बच्चों को स्तनपान करवा रहे हैं, तुम आदमी को मारने वाले को कैसे तुम ग्लोरीफाई कर सकते हो? मतलब मैं ये ब्लैक एंड व्हाइट उस तरह से मैं देख रहा हूँ। और आप सलमान खान को छोड़ दो, पर उसके अलावा तो मूसे वाला या पता नहीं और कितने लोगों को तो मारा ही है। इसको काहे मार दिए? अगर ये सिद्दीकी को मारे हो तो उसने कौन सी हिरन चुरा ली थी तुम्हारी? वो आई थिंक वो सलमान के साथ रहता है, वो सलमान कुछ भी रीजन साथ है तो तुम गोली मार दोगे। ये तो वही हो गया, झंडा उतार लिया तो गोली मार। वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो है, ये जो बेगुनाह निर्दोष लोग हैं उनकी भी हत्या करता है, गैंगस्टर है। बात देखो मुझे ऐसा लगता है, अब वही है कि जहां भी ये जेल में गुजरात में संभवतः तो एक पर्पस सॉल्व हो रहा है कि भाई मार रहा है वो अनवांटेड एलिमेंट्स को ही मार रहा है तो ठीक है, लेकिन इसको ग्लोरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ ये, क्योंकि ये भाई उड़ता तीर है। सही बात है, ये कब तुम्हारे लग जाएगा पता नहीं चलेगा। भाई दाऊद भी कैसे स्टार्ट हो, ऐसे स्टार्ट होता ना दाऊद, सारे लोग ऐसे ही स्टार्ट हो। देखो एक ना एक दिन देखो किसी भी चीज की अति हो जाती है तो उच्छृंखलता हो जाती है, और वो फिर वो किसी को भी हाँ वो अस्तित्व बन जाता है उसका खुद का ही, अति से अति बन जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए न्यायिक प्रणालियों में होने वाली देरी, न्याय का बिकना इस तरीके के लोगों को पैदा करता है। सलमान खान ने जो काम किया था उसके बाद में जिस तरीके से वकीलों ने उसकी पैरवी करी, हमें भी लगने लग गया कि चिंकारा ने अपने आप को खुद गोली मार ली। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ना, वो एक 5 साल का बच्चा जब उसने ये प्रण लिया, स्टार्टिंग में वैसे ले लिया कि अगर इसको सजा नहीं मिलती तो मैं मारूंगा, और वो बड़ा होता है और वो धीरे धीरे देखता है कि सलमान खान जेल जाता है वापिस आ जाता है, पैसा देता है बेल मिल जाती है वापिस आता है, आज तक उसको पूरी सजा नहीं मिली है। दूसरी बात, मैं इस चीज में थोड़ा सा इत्तेफाक अलग रखता हूं, मोनू मानेसर हमारे बीच में है, मोनू मानेसर गौरक्षक है, अगर वो इस तरीके के कोई काम करता है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं बिकॉज उसने गाय की रक्षा के लिए ऐसा काम किया। लेकिन अगर किसी की भावनाएं चिंकारा के साथ में जुड़ी हुई हैं, मेरे लिए पूज्य मेरी गाय माता है, मेरा वेद मेरे को आदेशित करता है कि यदि सलमान खान उसको कुछ भी अहित करेगा तो मुझे क्या करना चाहिए। यदि बिश्नोई समाज का संविधान, उनके जो आपने बताया कि 29 नियम अगर इस प्रकार से निर्देशित करते हैं कि मार दो भाई, तो अगर बिश्नोई अपनी तरफ से ये बात कह रहा है तो मुझे उसमें कुछ भी दो राय नहीं लगता। अगर किसी ने मारी है गाय और मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसे व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहिए, तो अगर वो बच्चा जो 5 साल से बड़ा हुआ है इसी अवधारणा के साथ में, तो सलमान नहीं हत्या चढ़ा, उससे पहले वो खुद जेल चला गया। अब जो आप बाबा सिद्दीकी की बात कर रहे हो, 70s 80s में भाई साहब उसका सीधा संबंध मैं बता रहा हूं, वो थे उसके दाऊद के साथ में संबंध, बॉलीवुड के 70s 80s में नहीं, आज तक थे, बॉलीवुड के अंदर उसका पूरा प्रभाव था, और दाऊद का एक तरीके से चेहरा था वो यहाँ पे डी कंपनी बॉलीवुड, हाँ, बीच में जो ब्रिज है वो बाबा सिद्दीकी था। और अगर उसको बॉलीवुड में आना है, बॉलीवुड पर उस प्रकार का प्रभाव जमाना है, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे ब्रिज हैं, ये किसी भी गैंगस्टर को कोई भी होगा वो तोड़ेगा ही। हम और आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम उसके एंगल से देख रहे हैं कि बॉलीवुड के खिलाफ सारा हिंदुस्तान आज की तारीख में है, और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने मासूम लोगों की जान नहीं ली है, चाहे वो दिव्या भारती से लेकर के सुशांत तक हो, बहुत सारे ऐसे लोग, गुलशन कुमार हो, इन लोगों की जानें ली गई हैं, तो हम उनको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और मेरे भाई अगर आप ये कहने लग जाओ ना कि भाई खून का बदला खून नहीं होता, तो भाई मुझे दिखा दो ना कि न्याय कहां मिल रहा है। नहीं, इसमें एक मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपका कहना ये है कि उनके संविधान में, बिश्नोई समाज के संविधान में लिखा हुआ है कि मार दो तो मार देना चाहिए, नहीं लिखा है मान लो उसने ये, लेकिन पूज्य है चिंकारा, हाँ ठीक है वो तो फिर भाई फिर तो कुरान या वो अपने कोट कर देंगे, हमारे में तो काफिरों को मारना जस्टिफाई, भाई वो मार रहे हैं, नहीं तो वो जस्टिफाई हो गया, वो तो कोर्ट जा ही नहीं रहे हैं, और नहीं जस्टिफाई नहीं, वो मैं कह तो रहा हूं, वो 5 साल से लेकर 35 साल का हो गया, वो मामला कोर्ट में ही चल रहा है साला, हमारे को न्याय ही नहीं मिल रहा है। सब मैं समझ रहा हूं, जैसे अब वो एक लड़की का बलात्कार हुआ, ठीक है, हैदराबाद में हुआ,
अब अच्छा, उसमें तो सुनवाई भी नहीं हुई थी। मुझे सुन लीजिए हैदराबाद में जो हुआ और फिर पुलिस चारों को लेके जाती है। आप दुखी हो ना, आप सरफराज के पैर में गोली क्यों लगी? नहीं उसमें जो है हैदराबाद में एनकाउंटर हो जाता है, ठीक है। और समाज ने, जो आप बोल रहे हैं ना कि न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है और संभवतः जिसके पास पैसा होता है बच के निकल बच गया वो। आपने मोनू मानेसर का जो उदाहरण दिया ना, उससे मुझे आपत्ति क्यों मैं बताता हूँ। मोनू मानेसर ये नहीं है कि गाय ले जा रहा है कि उसको गोली मार दो, वो गाय बचाना चाहता है, उधर से आक्रमण होता है या उधर से कुछ करते हैं तब वो कुछ करता है। सर, अगर सलमान खान चिंकारा को पकड़ कर ले जा रहा होता और उस टाइम पर बिश्नोई बड़ा होता तो वो भी कोशिश करता कि ला भाई मुझे दे दे, मैं बचा लूं। मैं भी आप ही की बात बोल रहा हूँ। आप जिस तरह से बोल रहे हो ना, उससे आप उसके खिलाफ जो है मतलब ये कर रहे हो कि वो आदमी सुबह उठता है बंदूक ले, आज मुल्ले मार देने मुझे। मैंने मारने का विषय नहीं उठाया था यहाँ पे। मैंने ये नहीं कहा कि मोनू मानेसर हत्याएं करता है। मैंने ये कहा कि गाय पूज्य है, गाय पूज्य है, उसके लिए चिंकारा पूज्य है। नहीं, बात ये है ही ना, ठीक है। बात बिश्नोई जो है, जो ये कौन है, लॉरेंस जो है, वो केवल उन लोगों को नहीं मार रहा है जिन्होंने चिंकारा मारा था। हाँ। मोनू मानेसर और इसका तो एग्जांपल एकदम फिट ही नहीं बैठता। वो तो उन लोगों को भी मार रहा है जिससे उनकी दुश्मनी है। नहीं, मैंने सिर्फ चिंकारा के विषय में दोनों का नाम लिया है। मैं पूरे के पूरे मामले में नहीं कह रहा हूं। पूरे मामले में तो आप बिश्नोई की तुलना दाऊद से कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है। पूरे मामले में नहीं मैं कह रहा था। मैं कह रहा था जब वो 5 साल का था उसके लिए पूज्य था, उसने देखा कि न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह पे मैं मोनू मानेसर से उसकी तुलना कर रहा हूं। उसका तो रास्ता, फिर तो बिश्नोई का रास्ता ही बिल्कुल अलग हो गया है। और आपने जो कहा कि निर्दोष लोगों को मारा है, वो एज निर्दोष को नहीं, किसने बिश्नोई ने, लॉरेंस बिश्नोई ने मारा है। ये तो आप दोनों भाई ही कह रहे हैं। कोई चुनाव जीत रहा है, तुम उसको मारने पहुंच रहे हो, तो भाई क्या लेकिन मैं इसमें एक और भी चीज कहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिश्नोई की मैं भगत सिंह से तुलना कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम छोटी उम्र के जो मैच्योर नहीं हुए हैं लोग, उनकी एक टाइम की विचारधारा को जिंदगी नहीं थोप सकते। जैसे कि भगत सिंह ने एक बार कहा कि मैं नास्तिक हूं, तो हम वो सारी जिंदगी उन पर नहीं थोप सकते। वक्त के साथ कुछ मैच्योरिटीज भी आती हैं। गोली और विचारधारा में अंतर होता है। उसने मार दिया किसी को, मार देना विचारधारा का एग्जीक्यूशन लेकिन ये कहने लग जाएं कि जो काम उसने बचपन में करे थे वो अब भी वही करेगा। युवावस्था में करे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस एपिसोड का थंबनेल जाएगा भटके हुए युवा में हुई जंग। लेकिन आप ये कह दो कि भगत सिंह ने कहा कि मैं तो कम्युनिस्ट हूं। नहीं, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? नहीं, उसने लिखा है। भगत सिंह जो कम्युनिज्म पढ़ रहे थे ना, वो कम्युनिज्म और कन्हैया कुमार का और उमर खालिद का कम्युनिज्म अलग चीज है। आज वो कम्युनिज्म दुनिया में नहीं है। पहली बात तो ये कि भगत सिंह ने कभी नहीं कहा कि मैं कम्युनिस्ट। एक सेकंड, क्या अपनी कोई वो नहीं है उसकी। एक सेकंड मैं बोलता हूँ। क्या है ना कि जिस समय की ये बात है, जिस समय भगत सिंह पढ़ रहे थे ना, उसी समय रूस में सब कुछ हुआ था, क्रांति हो रही थी। उसी को हम यहाँ फॉलो कर रहे थे कई दशा में, मुझे भी पता है। और उस वक्त चिट्ठी पत्री से आया करता समाचार, सोशल मीडिया भी नहीं था कि पता चले साला लेनिन क्या वर्ड यूज हुआ है ना उस टाइम का, नहीं हुआ। लेकिन अगर भगत सिंह जिंदा रहते, भविष्य में सब चीजें देखते, तो क्या कहते फिर भी कि मैं उसी कम्युनिज्म को आज ही मानता हूँ? नहीं बोलते ना, नहीं बोलते। वक्त के साथ साथ सब विचारधाराएं बदलती हैं। भाई उन्होंने तब भी नहीं बोला कि मैं कम्युनिस्ट हूँ। अरे यार, उनके चलो जितना मैंने चीजों को पढ़ा, उनके एक्शंस थोड़े बहुत हो सकते हैं, पर ये नहीं प्रभावित है, रूसी क्रांति से प्रभावित दिख रहे थे। प्रभावित तो फिर वो दामोदर सावरकर से भी थे ना भाई। जो गलत चीजें हैं, मैंने इसीलिए कहा कि मैं फुल्ली सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन ये कह देना कि भैया एक आंशिक तौर पे कि एक विचारधारा जो उसकी कॉलेज लाइफ में थी, वैसे ही वो बस ऐसे ही तोड़ मचाता चला जाएगा। पहले मैं लव जिहाद को नहीं मान रहा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम नहीं कर, मेरे नहीं मानने से कोई आदमी मर थोड़े गएगा, नहीं मरा ना। नहीं, ऐसा नहीं होता कि मरता नहीं है। कुछ लोग लव जिहाद में फंस भी जाते हैं कि अजीत भैया अच्छा नहीं मानते, अच्छे वो कह रहे हैं लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती, चलो मैं फंस जाता हूं। अजीत भारती था भी नहीं ना। मैं नहीं था। नहीं, आई थिंक आप पुराण लिख चुके होंगे। 2013 की बात है। 2013 में
अरे क्या आप कॉलेज जानते थे? 13 भी नहीं 11-12 की बात है, जब अच्छा, अच्छा। मैं कॉलेज से जस्ट निकला ही था। तो कौन अजीत भारती को जानता तब था? भी कौन बिश्नोई को जानता था यार? नहीं नहीं नहीं, नहीं तब भाई, जानते तब अब जानते हैं। जब कोई बिश्नोई को नहीं जानता था तब वो मार रहा था लोगों आज को। इतनी एडिटिंग होनी है ना, Actually, ये आधा घंटा जाएगा इसमें। इसका काम बढ़ गया भाई। दोनों कह रहे हो अरे चुप हो जाओ। नहीं बट ये तो डाल सकते हो ना, मतलब लोगों नहीं को नहीं, पसंद बिश्नोई नहीं आता वाला है, तो part ये ये तो पसंद सब आता है लोगों चलेगा, को। ठीक है। भटके हुए युवा पे हुई लड़ाई। भटक ही गए भटके हुए युवा। नहीं, हाँ, हम कहाँ पे थे? बिश्नोई पे ही थे। बिश्नोई की बिश्नोई पे अगला क्या है? अच्छा, एक और टॉपिक है हमारे पास। मतलब बिश्नोई पे हम लोग इतना कर लिए कि वो टॉपिक है भाजपा हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व पे जो वापसी हुई हरियाणा चुनाव के बाद, और हमें अभी के सिचुएशन में महाराष्ट्र और झारखंड 2 स्टेट में चुनाव होने वाले नवंबर में। तो जो नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा नैरेटिव का, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आगे के चुनाव पर? मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा कि साला जिनकी बत्ती बनाई हुई थी हर जगह से कि बीजेपी हारेगी, और वो 240 जो आए थे उसके बाद से एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिमोरलाइज भी। ऊपर से राहुल गांधी वॉज वेरी एग्रेसिव। राहुल गांधी को मतलब एक प्रोजेक्शन ऐसा मिल रहा था कि वो भाई ऐसे मुद्दे उठा रहा है जो बीजेपी को बैकफुट पे डाल रहे हैं, ये एक नैरेटिव बन रहा था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा है हरियाणा के अंदर वो इस तरीके से लड़ा है, और वो आई थिंक उसमें मैं बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो बूथ मैनेजमेंट और जिस तरीके का मुद्दा उन्होंने टिकट वितरण हुए हैं जो सारी चीजें उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि पिच परफेक्ट की। जो उन्होंने साला हारा हुआ चुनाव जो है वो एक तरीके से जीत लिया, और वो भी ऐसे जीता है कि साला 2014 में वो बहुमत नहीं आया, उस बहुमत पर वो पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो एक फेवरेबल मूवमेंट बनाएगा बीजेपी के लिए, और कार्यकर्ता जो होंगे ना उनके अंदर जोश आएगा इस चीज से। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि बीजेपी को एटलीस्ट ये समझ आएगा, बेटा आपके लिए आरएसएस जरूरी है, आपको जिता नहीं सकती, हरा जरूर देगी, तो संबंध बना के रखिए। ये जो नड्डा जी हैं उनको भी आई थिंक ढंग से समझ आएगा इस बार, तो आ ही गया होगा समझ अब तो, है ना। तो इसीलिए वो जो आपने बताया था कि वो स्टेटमेंट 30,000 मीटिंग करेंगे, 60,000 16,000 हरियाणा में थे, 60,000 महाराष्ट्र में। 3 राज्यों में चुनाव आ रहे थे, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र। मैं ये सोच के बैठा था कि झारखंड ये कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे कैसे। महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत टफ फाइट रहेगी, बट फिर भी ये किसी तरीके से पुश करके निकाल लेंगे जहां तक है। लेकिन हरियाणा तो 100% हारेंगे। ये था, आपने 20 कहा था, मैंने कहा था 20 से नीचे, ठीक है। मैं ऐसा था उस समय। ये साले हरियाणा निकाल गए। एक अकेला मैं ही था जो कह रहा था टफ फाइट है, 35 तक दे रहे थे भाई। क्या है ना कि उस समय हरियाणा में क्या था कि जो कांग्रेस का वोटर था ना वो बहुत एग्रेसिव था। वो खड़ा होके दिखा रहा था यूं, टीवी के जो ये साले पत्रकार वहां पे पहुंच रहे थे ना इधर गांवों में, उसके सामने यूं हाथ करके खड़ा हो जाता था, इस्ता देंगे, न्यू कर देंगे, रड़क निकाल देंगे, मरोड़ तार देंगे, और पता नहीं क्या क्या, इतना एग्रेसिव उनके स्टेटमेंट थे ना। तो कहीं ना कहीं से दिमाग में बैठ रहा था, मैंने कहा साला और तो कोई पार्टी का नाम ही सुनने में नहीं आ रहा, है ना। और जो बीजेपी का वोटर था ना वो साइलेंट था, चुप्पे चाप कमल चाप, साइलेंटली कर दिया। देखो वो गलत नहीं था। वो पॉइंट क्या था ना कि 10 साल थे और ऐसी कोई लीडरशिप नहीं थी कि जिसको तीसरी बार भी बना दिया। ऐसा कोई लीडरशिप का मैंने वो नहीं, आपको 6 महीने पहले हटाते ही नहीं अगर वैसी गजब की लीडरशिप। एग्जैक्टली। तो 10 साल वो थे, तो वो चुपचाप करना था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसको काम जो उसको करना। फिर जो था कांग्रेस का वोटर एग्रेसिव था, और वो एग्रेशन जो है ना वो एक नेगेटिव मैसेज दे देता है जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, जो दूसरे लोग हैं उनको एक नेगेटिव मैसेज चला गया था। और वो, और उसके साथ बीजेपी की बहुत सारी जो जिसे हम जिसके लिए मास्टर स्ट्रोक शब्द यूज होना चाहिए वो उन्होंने किया, बूथ मैनेजमेंट एंड ऑल, वो उन्होंने तरीके से किया है, तो वो जीत हासिल हो गई। अब इसका प्रभाव आप महाराष्ट्र में और झारखंड में जो पूछ रहे थे, बिल्कुल महाराष्ट्र के अंदर आप देख लेना, योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा रहेगी। वहां पे उनकी जितनी भी रैलियां होंगी सुपर हिट रहेंगी, और उसका जो परसेंटेज होएगा जीतने वाला वो भी एकदम हाई जाएगा। भाई एक डेटा देता हूँ इसमें हरियाणा की रैली से, फिर उसको आपको महाराष्ट्र में जाना। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने 14 रैली की। 14 रैली का जो इम्पैक्ट था दैट वाज ऑन 21 सीट्स। आउट ऑफ दोस 21 सीट्स भाजपा वन
16 सीट्स, 80% का स्ट्राइक रेट मार रहे हो यार आप। और मोदी जी ने किया था 4 जगह। मोदी जी ने 4 जगह किया था। 6 राहुल जी का बताइए मुझे। राहुल जी का क्या होता था, 6 सीटों पे इम्पैक्ट था, 6 की 6 सीटें आ गई थी मोदी की, मोदी वाली। फिर राहुल ने किया 9 सीटों को इम्पैक्ट करने वाले, उसमें 3 सीटें आई। अरे वाह। और जहाँ पे हाथ मिलवाया था ना वो सीट हार गए। आउट ऑफ जहाँ पे हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलवाया वो सीटें गोहाना। अच्छा, ये जहाँ वो जलेबी दिखाई थी वो भी हार गए, असंध भी हार गए। आउट ऑफ 3 सीट्स जो राहुल गांधी की रैली के थ्रू जीते हैं, मतलब उसमें से 2 सीटें मेवात की हैं। अच्छा, फिर तो एक ही बोला जाएगा, उसका टोटल एक। और जो एक है वहाँ पहले भी कांग्रेस ही थी शायद, वो ऐसे ही क्षेत्र में गया भी होगा। तो इनका प्रभाव आपको झारखंड में और वहां भी देखने को मिलेगा। झारखंड के अंदर आप देख लेना, वहां विश्व शर्मा का इम्पैक्ट बहुत बढ़िया रहेगा, वही तो इंचार्ज है ना। हाँ, और योगी आदित्यनाथ का आप देखोगे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक मुझे लगता है, अगर कोई इन्होंने फालतू की बयानबाजी और इस तरीके की चीजें ना करी तो दोनों स्टेट भाजपा ही जीतेगी। हाँ, वो मैं भी मतलब मान के चल रहा हूँ। और जैसे देखो भाजपा का महाराष्ट्र का मुश्किल लग रहा था पहले, पर अब मेरे को थोड़ा लग रहा है कि नहीं निकाल जाएंगे। अभी दोनों, अब क्या है यहाँ पे कि शिंदे का ग्रुप जो है वो अलग सोशल मीडिया पे चला रहा है, भाजपा जो है देवेंद्र फडणवीस का उनका अलग है। तो भले दिखे नहीं कि तारतम्य, बट अल्टीमेटली तो साथ ही वोट तो वही आएगा। तो दोनों का जो एक तो फडणवीस का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, आरे वाला मेट्रो, फिर नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो बना है उसको लेकर के। अभी शिंदे ने टोल जो है समाप्त कर दिया है छोटे वाहनों के लिए। कि उसमें बड़े वाहनों के मतलब जिनकी अवधि पूरी हो गई या पैसा रिकवर हो चुका है उस पर टोल नहीं लगेगा। सामान्य मिडिल क्लास के लोग कमर्शियल पे लगेगा, बस कमर्शियल पे लगेगा। तो वो एक तरह से मुझे लगता है कि ठीक है, कमर्शियल है क्योंकि रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए। टोल पे ठीक है, हम गडकरी को बहुत ट्रोल करते हैं, लेकिन दूसरा मैं वो एक पॉडकास्ट सुन रहा था तो मुझे वो भी समझ में थोड़ा सा आया कि टोल में ऐसा नहीं है कि हर जगह से इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा बिल्कुल रोड का। तो दिल्ली में क्या है ना कि हम टोल नहीं वसूलेंगे तो बिहार में सड़क नहीं बन पाएगी, क्योंकि बिहार में उतना पैसा आता ही नहीं है टोल से। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, वो एक तरह से ठीक है। फिर ये लगता अंदर का बिहारी जाग गया, नितिन गडकरी से प्रेम हो गया। नहीं प्रेम तो घंटा नहीं हुआ है। नहीं, मेरे को वो चीज पहले भी पता थी, पर हम उस टाइम पे वो बोलने वाला माहौल था नहीं, तो मैंने बोला नहीं। दूसरी चीज यार, इथेनॉल फिथेनॉल में इतना कर दिया है ना कि फिर वो आप एक चीज बढ़िया कर रहे हो और बाकी में ये 3-5 करने लगते हो, या फिर लगता है कि ये पीआर स्टंटबाजी चल रही है। नहीं, इथेनॉल कर रहे हो यार, रेट तो थोड़े कम करना यार, वो होना चाहिए। भाई गन्ना का रस उसमें मिला तो हमको क्या, हमको तो पेट्रोल चाहिए 50 रुपया लीटर। भले मेरे पास गाड़ी नहीं है लेकिन हमको चाहिए पेट्रोल 50 रुपया, 60 रुपया, 70 कर दो यार। अगर इथेनॉल 25% मिला रहे हो सब, तो उसका वही तो कह रहा हूँ, वो नॉर्मल 100% पेट्रोल भी आप सेम रेट दे रहे हो। भारत को भी थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए, अमेरिका की तरह के ईरान पे कब्जा करो, इराक पे करो, अफगानिस्तान पे करो। यार तुम क्यों घर में बैठो, भाई खरीदेंगे ही। अबे भाई कुछ लूटना भी चीज चाहिए होता है कुछ तो यार, मतलब अपने हथियार का इस्तेमाल करो। 150 करोड़ हो चुके हैं। अबे इनको तो मुर्गी की तरह ना 80, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे, जैसे मुर्गियों के आगे दाना नहीं फेंकते और फूल का मोटी आती हैं। 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा रहे। अबे उन्हें फुला कर कहां ले जाओगे? वो KFC में जाएंगे क्या लोग हैं कि भाई फुला रहे हैं वहां से मलका लेग पीस। अबे भाई इन्हें कुछ या तो कर लेने दो, है ना, और या फुला रहे हो तो इनको कुछ उठाकर ना 1-2 करोड़ लोगों को अफगानिस्तान छोड़ आओ, इराक छोड़ आओ, ईरान छोड़ आओ। तेल के अफगानिस्तान में खनिज बहुत है वहां पे। ईरान इराक में है भाई बहुत। अभी 4-5 करोड़ डिपोर्ट कर दो तुम। हाँ ठीक है, इस पे मोदी जी से बात की जाएगी। अरे कुछ नहीं करेंगे, मैं 3 चादर चढ़ाया होंगे यार बस। आज की पाठशाला समाप्त होती है और आप आज भटके हुए बट गए अपने विचारों के आधार पर। मतलब अंकुर भाई ने एक मतलब विरोधाभास क्या दिखाया लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, वो तो नाम लेना भूल गया। मेरा नाम भाई लड़का डीएवी में पढ़ा, हमारा सपोर्ट बनता है उसको। ये बात है, मतलब एक है। तो चलिए मित्रों, समापन करते हैं। आप
तीनों ही चैनलों को अवश्य फॉलो करें। 3 कहाँ है, 3 तो हमारे ही। आप 8 चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन दबाइए और हमारी सहायता जैसे भी आप कर सकते हैं नंबरों के माध्यम से अवश्य ही कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्ते जी।